जब भी कौतरू दुनिया को एक फेरी टेल की तरह इमेजिन करता था, उसमें वो खुद को प्रोटैगनिस्ट नहीं मानता। हालांकि ये सब तब बदल गया जब वो एक सॉफ्ट स्पोकन लड़की से मिला। कुछ दिन पहले कौतरू अट्रैक्टिव और हैंडसम रयू को इस दुनिया का मेन कैरेक्टर मानता था। रयू के आसपास 3 लड़कियां हैं जो समर दूर होने के बावजूद उसके साथ स्विम सूट शॉपिंग पर जाना चाहती हैं, जबकि रायू की लाइफ एक क्लासिक रोम कॉम की तरह लगती है और कुतरू की लाइफ काफी स्टेल और ब्लैंड हो गई है। हाई स्कूल शुरू होने से पहले कुतरू ने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ इस तरह होगी और उसके जीवन की तीनों लड़कियां उससे धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। अजूसा, उसकी छोटी बहन, रयू को आइडलाइज करने लगी है और उसे अपना बड़ा भाई कहती है। युजुकी, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड, वो पहले अपने चेस्ट साइज को लेकर फिक्र करती थी, लेकिन अब वो इसे रायू का अफेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल करती है। किरारी, मिडिल स्कूल से उसकी क्लोज फ्रेंड, एक समय में बहुत एविड रीडर थी, लेकिन उसने इरायू को अपील करने के लिए अपनी आउटवर्ड पर्सनैलिटी और अपीयरेंस को ड्रास्टिकली बदल दिया है। हालांकि कुतरू को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वो सोचता है कि अगर उसने लाइफ थोड़ी अलग तरह से जी होती तो क्या वो आरआईयू की जगह हो सकता था। शायद उसने बड़े होते हुए गलत डायलॉग चॉइसेस किए। कुतरू मानता है कि उसका सोचना थोड़ा डिल्यूजनल है। वो बस आरयू की तरह मेन कैरेक्टर नहीं है, वो तो बस रायू की दुनिया में रहने वाला एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है। कोतारू बस इतना ही है। शीहो, जो उसके पास सो रही थी, रायू उससे पूछता है कि क्या वो साथ आना चाहती है। रायू का रोमकॉम ट्रियो सिर्फ 3 लड़कियों तक ही लिमिटेड नहीं है। शीहो आलस से अपनी आंखें खोलती है और ब्लिंक करती है। शीहो रयू की चाइल्डहुड फ्रेंड है। हालांकि कुतारू को लगता है कि उसकी नजरें हमेशा अनफोकस्ड और अनफ्रेंडली लगती हैं। उसमें हमेशा कोल्डनेस की हवा रही है और कुतरू ने उसे कभी मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा। किसी से बात न करने के बावजूद शीहो काफी पॉपुलर है और कोई उसे नापसंद नहीं करता। उसकी अपीयरेंस की तुलना अक्सर किसी फेरी टेल की हीरोइन से की जाती है और कुतरू बता सकता है कि रयू उसे काफी पसंद करता है। उसके मन में वो ट्रू मेन हीरोइन है। कुतरू को लगता है कि शीहो उसे घूर रही है, लेकिन वो इसे अपनी इमेजिनेशन मानता है। कुछ दिनों बाद कुतरू लेटकर सोचता है कि रयू और दूसरी लड़कियां अपनी स्विमसूट शॉपिंग कैसे कर रही होंगी। फिक्र न करते हुए कुतरू अपना होमवर्क करने के लिए बिस्तर से उठता है, लेकिन उसे याद आता है कि वो उसे स्कूल में भूल आया है। इसलिए वो 1 घंटे बाद वापस स्कूल पहुंचता है, लेकिन अपनी क्लासरूम में घुसते ही वो देखता है कि शीहो अभी भी वहीं है। वो एक्सीडेंटली उसका नाम बोल देता है, जिसका मतलब है कि अब वो कॉन्वर्सेशन में उलझ गया है। हालांकि वो सोचता है कि वो आरआईयू और दूसरों के साथ शॉपिंग क्यों नहीं गई। शीहो एक गहरी सांस लेती है और कुतरू को पता चलता है कि वो तो नींद में है। कुतरू बेहतर ढंग से देखने के लिए अपना बॉडी शिफ्ट करता है ताकि देख सके कि वो सच में सो रही है। कुतरू टाइम चेक करता है और देखता है कि लगभग सनसेट हो चुका है। इसलिए उसे चिंता होती है कि घर जाते समय शीहो किसी डेंजरस व्यक्ति से न टकरा जाए। इसलिए वो उसे जगाने का डिसाइड करता है। कोतरू उसे जगाने के लिए और करीब झुकता है, लेकिन हवा के एक झोंके से कर्टन उसके ऊपर उड़ जाता है। वो कर्टन्स हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक्सीडेंटली उसकी थोड़ी सी स्किन टच कर देता है। यही वो चीज है जो अंत में उसे जगाती है। वो एक बार ब्लिंक करती है और कोतरू हेस्टली अपने हाथ हटा लेता है, इससे पहले कि उस पर किसी गलत चीज का एक्यूज लगे। वो फ्रैंटिकली ये समझाने की कोशिश करता है कि वो कुछ भी बुरा नहीं कर रहा था और वो मुड़कर भागने की कोशिश करता है। और जैसे ही शीहो उसका पीछा करने के लिए उठती है, वो अपनी ही सीट से टकराकर गिर जाती है। काउतरू उसे उठाने की कोशिश करता है और जब उनके हाथ छूते हैं तो शीहो चिल्लाती है कि उसने उसे पकड़ लिया है। उसकी पर्सनैलिटी में कंप्लीट 180 डिग्री का चेंज आता है। शीहो उसके हाथ को ऐसे सहलाने लगती है जैसे कुछ कंफर्म करने की कोशिश कर रही हो। शीहो अचानक एनर्जी और बिना नर्वसनेस के बात करने लग जाती है। वो बताती है कि उसे दूसरे लोगों के सामने घबराने की एक बैड हैबिट है, लेकिन वो इस समय उसके सामने खुद को एक्सप्रेस कर सकती है। ये सब कुतरू को ये सोचने पर मजबूर करता है कि उसने क्या इमेजिन किया था कि ये अरवायु द्वारा बनाया गया फेरी टेल वर्ल्ड है। शीहो कुतरू से पूछती है कि क्या वो उसका फ्रेंड बनना चाहेगा। कोतरो पिछली रात के इवेंट्स को अभी भी फ्रेश महसूस करते हुए उठता है। स्कूल पहुंचने पर कोतरू अपने दोस्त कीशी को गुड मॉर्निंग विश करता है। कुछ ही देर बाद रायू और उसका हैरम क्लासरूम में एंटर करते हैं। कीशी जेलसी में सोचता है कि रायू इतना पॉपुलर कैसे लगता है, जबकि उसकी एकमात्र रिडीमिंग क्वालिटी उसकी लुक्स लगती है। कोतरू भी इसके बारे में सोचता है, क्योंकि उसे लगता है कि अच्छे लुक्स एक हैरम बनाने के लिए काफी नहीं होने चाहिए। थोड़ी देर बाद शीहो आती है। वो अपने नॉर्मल स्टोइक सेल्फ में वापस आ गई है। उसकी ब्यूटी भी कुछ कम नहीं है, लेकिन कोतरू उसके साथ फ्रेंडशिप बनाने में कामयाब रहा है। कोतरू सोचता है कि वो और शीहो पूरी तरह से डिफरेंट वर्ल्ड्स में रहते हैं,
और वो केयरफुल रहता है कि अगर वो कभी उससे बात करने का फैसला करे तो खुद पर ज्यादा अटेंशन ड्रॉ ना करे। लंच ब्रेक के दौरान शीहो गुस्से के साथ अपनी गाल फुलाकर कुतरू के पास आती है। वो उसे याद दिलाती है कि उन्हें फ्रेंड्स होना चाहिए। फिर भी उसने उससे बात करने की कोशिश नहीं की। हालांकि कोतरू सिर्फ इस बात का ध्यान रख रहा है कि शीहो शाय है और वो पब्लिक में उससे बात नहीं करना चाहता। वो कहती है कि अगर वो उससे बात नहीं करेगा तो वो और भी ट्रबल में रहेगा। हालांकि वो खुश है कि वो सिर्फ इस वजह से उससे बात नहीं कर रहा था। उसे डर था कि उसे उनकी फ्रेंडशिप पसंद नहीं आई। कोतरू उसे रियश्योर करता है कि वो उसे हेट नहीं करता है और उसे उम्मीद है कि वे अब से अच्छे से रहें। वो सुझाव देती है कि एक दूसरे को अच्छे से समझने के लिए उन्हें उनके फर्स्ट नाम से बुलाना शुरू करें। वो उसकी शर्ट स्लीव खींचती है और उसे उसका फर्स्ट नाम बुलाने के लिए बोलने लगती है। तो वो ऐसा करता है। हालांकि उसने इसके लिए कहा, यह उसके लिटिल हार्ट के लिए काफी ज्यादा है। वो वादा करती है कि जैसे ही उसका हार्ट शांत होगा वो उसे उसके फर्स्ट नाम से बुलाएगी। लंच के लिए शीहो कुतरू को खींचकर स्कूल के पीछे ले जाती है। वो देखती है कि कुतरू बस एक मेलन बन खा रहा है। ये जानने पर कि वो हमेशा बस यही खाता है, वो उसे अपने बैलेंस्ड लंच का एक टुकड़ा ऑफर करती है। वो उसे बताने की कोशिश करता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो इंसिस्ट करती है और उसे एक टुकड़ा खिलाने की कोशिश करती है। कोतरू को लगता है कि ये फ्रेंडशिप के लिए थोड़ा ज्यादा इंटीमेट है, लेकिन शायद शीहो के लिए ये नॉर्मल हो। वो लास्ट में उसे एक टुकड़ा खिलाने देता है, लेकिन वो इतना नर्वस है कि वो उसे ठीक से टेस्ट नहीं कर पाता। शीहो खुद भी जो उसने अभी किया उस पर एम्बैरेस्ड होने लगती है। वो हमेशा से कुछ ऐसा ट्राई करना चाहती थी और वो फ्यूचर में उसके साथ ऐसी ही सिमिलर चीजें करने की उम्मीद करती है, भले ही वे केवल 1.5 दिन से बात कर रहे हों। कुतारू शीहो के आसपास काफी पीस महसूस करता है। उसने खुद को एक शांत हाई स्कूल लाइफ के लिए ढाल लिया था, लेकिन उसे लगता है कि अब शीहो यहाँ है तो सब कुछ बदल जाएगा। शीहो टीजिंगली पूछती है कि जब उसने उसे खाना खिलाया तो क्या उसका हार्ट तेजी से धड़क रहा था, और वो इससे मना करता है। शीहो उसे याद दिलाती है कि उसके कान सब कुछ सुन सकते हैं, जिसमें उसका हार्ट भी शामिल है। कोतरो को एक स्टोरी याद आती है जो उसने उसे एक दिन पहले सुनाई थी। उसके पास सुनने की एक बहुत इंप्रेसिव सेंस है, जो उसे उन साउंड्स को सुनने देते हैं जिन्हें लोग नॉर्मली नहीं सुन पाते। वो समझाती है कि हर इंसान एक यूनिक और डिस्टिंक्ट साउंड पैदा करता है। जेंटल पीपल क्लियर साउंड्स पैदा करते हैं, जबकि स्केरी पीपल नॉइज पैदा करते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड पर नाखून रगड़ना। शॉर्ट में, शीहो की सुनने की शक्ति उसे उस अजीब साउंड के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति के कैरेक्टर को ठीक से जज करने की अनुमति देती है जो उनके अंदर चल रहा होता है। ये सिंथीसिया के जैसा है, एक कंडीशन जो किसी को कलर सुनने की अनुमति देती है। ये इसका ऑपोजिट है। उसने पहले कहा था कि कुछ लोग टेरिबल नॉइज पैदा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वो लस्ट और जेलसी की ग्रेडिंग साउंड सुन सकती है। ये चीजें सुनने में मुश्किल हैं, खासकर उसके लिए। इसलिए शीहो उनकी मुलाकात को फेटफुल मानती है कि वो आमतौर पर जब सोई हुई होती है तब वो हाइपर सेंसिटिव होती है। इसलिए उसे हैरानी होती है कि वो उसके इतना करीब कैसे आ पाया इससे पहले कि वो जागे। कोतरू को लगता है कि वो बढ़ा चढ़ाकर कह रही है, लेकिन शीहो कहती है कि उसकी साउंड उसे नर्वस नहीं करती है। वो जिस तरह की आवाज निकालता है वो ऐसा है जैसे एक ट्रैंक्विल रिवर की साउंड या सॉफ्ट बर्ड्स के चिर्पिंग। ये एक ऐसी साउंड है जिसे शीहो पसंद करती है। शीहो बता सकती है कि कोतारू थोड़ा नर्वस हो गया है। कोतारू अपना हेड स्क्रैच करता है और बताता है कि शीहो अरयू के साथ ज्यादा रहती है, लेकिन वो बताती है कि वो एक अनप्लेजेंट साउंड पैदा करता है। अचानक वे अपने पास फुटस्टेप्स की साउंड सुनते हैं। शीहो बता सकती है कि वे कौन हैं और वो कोतरू से कहती है कि उन्हें छिपना होगा। रियू और अज़ूसा मुड़ते हैं और वे शीहो और कोतरू दोनों को साथ में देखते हैं। रियू गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि कोतरू कौन है और वो शीहो के साथ क्या कर रहा है। रियू कोतरू पर शीहो को इतनी आइसोलेटेड प्लेस पर ले जाकर कुछ गलत करने का इल्जाम लगाता है। कोतरू दूसरी ओर बस इस बात से कंफ्यूज्ड है कि वे दोनों यहाँ क्यों हैं। रियू अज़ूसा को झटक देता है और शीहो की ओर जल्दी से बढ़ता है। अज़ूसा को एक डिसअपॉइंटेड लुक के साथ छोड़ देता है। उसे देखकर कोतरू समझ गया कि अज़ूसा रियू को कन्फेस करने आई थी, इसीलिए वो रियू को यहां तक लाई थी। अनफॉर्चुनेटली रियू की नजरों में केवल शीहो ही थी। अज़ूसा ने यहां तक आने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई थी और कोतरू नहीं चाहता था कि उसकी लव लाइफ खराब हो जाए। वो रियू से कहता है कि उसने शीहो को टच भी नहीं किया। रियू को यकीन नहीं होता और कोतारू फिर से यही दोहराता है। हालांकि शीहो को गर्मी लगने लगती है और वो बेहोशी जैसा महसूस करने लगती है। कोतरू को याद आता है कि शीहो ने रायू के बारे में क्या कहा था कि वो अनप्लेजेंट साउंड करता है। ये इस हद तक है कि सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही उसे डिस्टर्ब करने के लिए काफी है। कोतरू रायू का हाथ रोकता है और शीहो को इन्फर्मरी ले जाने के लिए कहता है, लेकिन रायू उस पर शीहो को बीमार करने का आरोप लगाता है।
वो फिर से कुतारू को हटने के लिए कहता है, लेकिन कुतारू अपनी जगह पर अड़ा रहता है। जब शीहो खुद ही इन्फर्मरी जाने की कोशिश करती है, तो रयू अजूसा से उसे वहां ले जाने के लिए कहता है। कुतारू बताने की कोशिश करता है कि अजूसा को रयू को कुछ इंपॉर्टेंट बताना है, लेकिन रयू सुनने से मना कर देता है। अजूसा न चाहते हुए भी वही करती है जो उसे कहा जाता है, और वो शीहो को इन्फर्मरी तक ले जाती है। काउतरू शीहो को प्रोटेक्ट करने को प्रायोरिटाइज करता है। वो रयू से पूछता है कि वो इतना इंटरफियर क्यों कर रहा है। वो और शीहो तो डेटिंग नहीं कर रहे हैं। रयू कहता है भले ही वो कपल नहीं है, लेकिन चाइल्डहुड फ्रेंड होने के नाते उसे प्रोटेक्ट करना पूरी तरह से उसकी ड्यूटी है। वो बताता है कि शीहो सिकली और लोनर है, जिसे सिर्फ वही समझता है। हेवन और अर्थ के बीच केवल वही ऑनर्ड वन है। जाहिर तौर पर कूतरू डिस्गस्ट से पीछे हट जाता है, क्योंकि वो जानता है कि रयू के मुंह से निकला हर शब्द झूठ है। वो शीहो के बारे में गलत हो सकता है। वो शाय और नर्वस है, लेकिन वो बिल्कुल हेल्पलेस नहीं है। वो किसी नॉर्मल लड़की की तरह मुस्कुरा और हंस सकती है। कोतरो अब रयू को उसके असली रूप में देखता है, एक मतलबी और खुद की तारीफ करने वाला प्रोटैगनिस्ट जो सोचता है कि दुनिया उसी के चारों ओर घूमती है। वो एक गुड गाय है, लेकिन वो एक बैड गाय भी है। वो रयू को शीहो के साथ नहीं रहने देगा। उसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका खोजना है, और वो नैरेटिव से खुद को इरेज करके ऐसा करने का प्लान बना रहा है। वो जानता है कि रयू उसे एनिमी समझ रहा है, क्योंकि उसने घुसपैठ की और खुद को थ्रेट बना लिया। सोल्यूशन ईजी है। काउतरू को रयू की नज़रों में इनसिग्निफिकेंट दिखना चाहिए। कोउतरो एक गहरी सांस लेता है और एक कंपेलिंग नैरेटिव बनाने की तैयारी करता है, जो रयू को उसे हराने देगा। कोउतरू कहता है कि वो केवल शीहो से कन्फेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गार्ड अप था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सका। रयू अब मान लेता है कि कोउतरू का कन्फेशन फेल हो गया, और वो खुद के बारे में ज्यादा श्योर हो जाता है। कोउतरो रयू के ईगो को और हवा देता है, ये दिखावा करके कि वो शीहो के लीग से पूरी तरह से बाहर है। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। कोतरू एक मॉब कैरेक्टर की अपनी रोल में पूरी तरह से घुस चुका है। रयू इस बारे में कॉन्फिडेंट होकर कि कोतरू अब कोई थ्रेट नहीं है, इसके बजाय फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है। जिस तरह से चीजें हुईं, उससे कुतरू को यकीन है कि रयू फिर कभी शीहो को परेशान नहीं करेगा। कुतरू इस बात से गुस्सा है कि रयू ने उसका नाम याद रखने की भी परवाह नहीं की। फिर भी वो फ्रेंडशिप का उसका हाथ एक्सेप्ट कर लेता है, और प्रॉब्लम रिजॉल्व होती दिखती है। रयू की नजरों से ओझल होने तक कुतरू मुस्कुराता रहता है। वो कुछ ह्यूमिलिएशन से गुजरा, लेकिन अगर वो शीहो की फ्रीडम प्रोटेक्ट कर सकता है, तो ये इसके लायक है। कुतरू पेवमेंट पर अपनी मुट्ठी मारता है। हालांकि एक मॉब कैरेक्टर की तरह एक्ट करना काम कर गया, फिर भी ये शेमफुल था। अगले दिन रयू कोतरू के साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर देता है, जो जाहिर तौर पर उनकी पिछली बातचीत का रिजल्ट है। रयू उससे पूछता है कि उसने शीहो को लंच के लिए क्यों नहीं पूछा, और कुतरू कहता है कि वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था। शीहो कई बार कुतरू से बात करना चाहती थी, लेकिन सस्पेशन न बढ़े, इसके लिए कुतरू ने उससे अवॉइड करना शुरू कर दिया। हालांकि रयू को दूर रखने में ये इफेक्टिव है, लेकिन ये शीहो की फीलिंग्स की कीमत पर है। उस दोपहर रयू कुतरू को गुड बाय कहने के लिए समय निकालता है। दिन आखिरकार खत्म हो गया है, और कुतरू को उम्मीद है कि रयू कल कम अलर्ट होगा। अब उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कुतरू एक बैकग्राउंड कैरेक्टर होने के बारे में हमेशा अनकंफर्टेबल रहा है। ये इतना बुरा है कि उसे अपने जीवन का मेन कैरेक्टर जैसा भी महसूस नहीं होता। उसने हमेशा खुद को किसी और की स्टोरी में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर माना है। हाई स्कूल में एंटर करते ही ये और खराब हो गया, और वो उन लड़कियों से दूर हो गया जिनके वो करीब था। कुतारू हमेशा सोचता था कि वो इतना बोरिंग लाइफ क्यों जी रहा है, और उसने आंसर निकाला कि वो रयू की स्टोरी में सिर्फ एक साइड कैरेक्टर था। कोतरू ने चुपचाप रायू को शाइन करने में मदद करने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में अपने रोल को एक्सेप्ट कर लिया। स्टोरी साफ तौर पर रायू के अफेक्शन को पाने वाली 3 लड़कियों के बारे में होगी। भले ही उसकी नजरों में केवल उसकी क्वाइट चाइल्डहुड फ्रेंड ही है, कोतरू ने इसके लिए एक टाइटल भी सोचा था। कोतरू जानता है कि सिचुएशन खुद ही रिडिकुलस लगती है, लेकिन तीनों लड़कियां अजूसा, युजुकी और किरारी एंट्रेंस एग्जाम के दौरान रियू से मिली, और उनके पर्सनैलिटीज में ड्रास्टिकली चेंज आया। हालांकि अगर कोई ये माने कि रियू वास्तव में मेन कैरेक्टर था, तो तीनों लड़कियों के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि शीहो मेन हीरोइन लगती है। हालांकि कोतरू ने शीहो को प्रोटेक्ट करना अपना मिशन बना लिया है, और ऐसा करने के लिए उसे स्टोरी को लंबे समय तक चलाना होगा, ताकि वो रियू के साथ न रहे। भले ही शीहो उससे बात करना चाहती है, कोतरू रियू के सस्पिशंस न बढ़े, इसके लिए कॉशियस है। गहरे सोच में डूबे हुए कुतरू को अचानक एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है। वो मुड़ता है और शीहो को ट्रबल में देखता है। शीहो बताती है कि यह बस में उसका फर्स्ट टाइम था। वो जानती थी कि उसे मनी की जरूरत है, लेकिन वो उसके पीछे भागने की इतनी जल्दी में थी कि वो अपना वॉलेट स्कूल में भूल गई। वो कुतरू को उसकी मदद के लिए थैंक्स करती है और उसे हीरो कहती है,
लेकिन वो खुद को एक मॉब कैरेक्टर मानता है। वो सोचती है कि वो सिर्फ मॉडेस्ट हो रहा है। वो जेन्युइनली नाइस पर्सन है, वो बस इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो उससे कहती है कि हर बार खुद को कुछ क्रेडिट देना ठीक है, और अगर वो नहीं देगा तो वो देगी। वो उसके बारे में अच्छी बातें कहने का प्रॉमिस करती है, और वो बस इतना चाहती है कि वो खुद को मॉब कहना बंद कर दे। ये लगभग ऐसा है जैसे हर प्रोटेगनिस्ट में लो सेल्फ एस्टीम हार्डवायर्ड होती है। वो वास्तव में मानती है कि कोतरू एक गुड पर्सन है, इसीलिए वो चाहती है कि वो कम से कम खुद पर बिलीव करे। हालांकि काउतरू खुद को एक मॉब महसूस करने से रोक नहीं पाता है। शीहो के इनकरेजमेंट वर्ड्स उसे उस सोच के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करते हैं, भले ही थोड़ा सा ही हो। शीहो काउतरू के घर विजिट करती है। वो उसके लिविंग रूम में जाती है, और काउतरू कुछ स्नैक्स लेने के दौरान उसे बैठने के लिए कहता है। वो पूछती है कि उसके पेरेंट्स कब वापस आएंगे, क्योंकि वो खुद को उसकी गुड फ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहती है। कोतरो पूछता है कि वो अपनी शाइनेस को देखते हुए ऐसा कर भी पाएगी, लेकिन वो जोर देती है कि वो ऐसा कर पाएगी। वो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स करंटली एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर हैं, जो उसे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है। उसे बुरा लगता है कि कोतरू हमेशा अकेला रहता है, इसीलिए वो उसे स्पॉइल करने की पेशकश करती है जब भी वो स्पॉइल्ड होना चाहेगा। हालांकि शीहो एक ओल्डर सिस्टर की तरह एक्ट करने की कोशिश करती है, कोतरू साफ साफ देख सकता है कि वो एक यंगर सिस्टर जैसी है। फिर भी वो उसकी कंसर्न को अप्रिशिएट करता है, इसीलिए वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि शीहो उसकी ओल्डर सिस्टर होने का दिखावा कर रही है, वो इसे नहीं देख पाता है कि शीहो के एक्ट करने और अजूसा के एक्ट करने के तरीके में क्या अलग है। ये उसके लिए अजीब तरह से कंफर्टिंग है। स्नैक्स खत्म करने के बाद शीहो होम विजिट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर बढ़ती है। वो कुतरू से उसके कमरे का डायरेक्शन पूछती है, और वो निडर होकर दूसरी फ्लोर पर चार्ज करती है। वह पाती है कि उसका कमरा बुक्स से सजी शेल्फ से भरा हुआ है। शीहो उससे पूछती है कि क्या उसे बुक्स पढ़ना पसंद है, और वो रिप्लाई करता है कि हाँ, उसे पसंद है। शीहो बताती है कि वो आम तौर पर मांगा या बुक्स रीड नहीं करती है, क्योंकि वो अक्सर एनिमे देखती है या गेम्स खेलती है। वो नोटिस करती है कि कुतारू के पास बिल्कुल भी गेम्स नहीं हैं। वो अपने बोरिंग रूम के लिए अपोलोजाइज करता है, हालांकि शीहो को नहीं लगता कि माफी मांगने लायक कुछ है। उसे रूम बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता। वो असल में उसमें इंटरेस्टेड है और जानना चाहती है कि वो किस तरह का पर्सन है। अगर वो वाकई सोचता है कि उसका रूम बोरिंग है, तो उन्हें बस इसे फन बनाना होगा। वो कुछ गेम्स और क्यूरियोसिटी लाने की ऑफर करती है, और कूतरू इसके लिए अग्री करता है। हालांकि वो पॉइंट आउट करता है कि 2 हफ्तों में उनके मिड टर्म्स हैं, इसलिए गेम्स खेलना अच्छा आइडिया नहीं लगता। वो कूतरू की आंखों से आंखें मिलाने से अवॉइड करती है, जैसे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने की कोशिश कर रही हो। वो कहती है कि मजे करना एक स्टूडेंट का जॉब है, और वो एग्जाम जैसी किसी बेकार चीज के लिए अपने गेमिंग टाइम से कॉम्प्रोमाइज करने से रिफ्यूज कर देती है। शिहो सजेस्ट करती है कि अगर कुतरू उसे टीच करेगा तो वो शायद अपनी स्टडीज पर ज्यादा अटेंशन देगी। हालांकि फियर और डाउट कोतरू के दिमाग में छा जाते हैं, ये मानते हुए कि मेन हीरोइन को पढ़ाना उसका काम नहीं है। कोतरू पर्दे बंद कर देता है, जैसे कि उन थॉट्स को साइड कर रहा हो। वो शिहो की स्टडिंग प्लान पर चलता है, हालांकि वो रयू के भड़कने के डर से स्कूल में ऐसा नहीं कर पाएगा। इससे पहले कि वो एक और शब्द कह पाता, शीहो के शार्प ईयर्स को कदमों की आहट सुनाई देती है। उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग काउतरू अकेला रहता है, लेकिन वो क्लियरली एक लड़की को दरवाजे के पास आते हुए सुन सकती है। शीहो उसे चीटर कहती है। काउतरू को पता भी नहीं चलता कि उसने क्या किया। शीहो मुंह फुलाती है और काउतरू को चीटर कहती है। काउतरू नहीं जानता कि वो किस बारे में बात कर रही है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने पहले यकीन किया था कि वो अकेला रहता है। ये समझना इजी है कि शिहो ने कुछ गलत सोच लिया है, क्योंकि कुतारू ने यह मेंशन नहीं किया था कि अजूसा उसकी लिटिल सिस्टर है। वो उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है और अपनी बहन को बुलाने के लिए चला जाता है। कोटारू अजूसा से कुछ टाइम मांगता है, ताकि वो उसे अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस करा सके जो यहाँ आया है। अजूसा थोड़ा बॉदर्ड महसूस करती है, लेकिन वो साथ देती है। वो अपने गेस्ट को ग्रीट करने के लिए उसके कमरे में एंटर करती है, लेकिन शिहो को वहां देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर म्यूचुअली सरप्राइज्ड होते हैं, लेकिन शिहो को किसी तरह अभी भी लगता है कि अजूसा उसकी गर्लफ्रेंड है। कुतारू को रियलाइज होता है कि शिहो अभी भी किसी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग में है, और अजूसा भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि शिहो उस कंक्लूजन पर कैसे पहुंची। काउतरू एक्सप्लेन करता है कि वे स्टेप सिबलिंग्स हैं, लेकिन शिहो कंटिन्यू रखती है ये बिलीव करना कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। काउतरू को रियलाइज होता है कि वो अकेले शिहो का माइंड चेंज नहीं कर सकता, इसलिए अजूसा से क्लियर करने के लिए कहता है। अजूसा शिहो को बताती है कि वे सिर्फ फैमिली हैं और कुछ नहीं। शिहो आखिरकार रीजन सुनने के लिए टाइम निकालती है। वो ऑब्जर्व करती है कि वे बिल्कुल भी उतने क्लोज नहीं लगते। जब वे उसे एक बार फिर बताते हैं कि वे सिर्फ सिबलिंग्स हैं,
तो शिहो एम्बैरेसमेंट से काउतरू के बेड में खुद को बरी कर लेती है। वो एक पिलो पकड़ती है और काउतरू के उसे बाहर तक छोड़ने के ऑफर को मना करते हुए घर से बाहर भाग जाती है। वो ऑफ स्क्रीन सीढ़ियों से नीचे उतरती है। बाद में काउतरू अपने रूम में लौटता है, ये सोचते हुए कि अब उसके पास एक पिलो कम है। अज़ूसा उससे पूछती है कि क्या शिहो ठीक है, और वो उसे बताता है कि शिहो की मदर उसे पिकअप करेंगी। अज़ूसा कोतारू से उसके और शिहो के रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन करती है, क्योंकि उसे रियलाइज नहीं हुआ था कि वे दोनों पहले से ही इतने क्लोज थे। कॉन्वर्सेशन ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि वो दोनों 2 महीनों के बाद एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अचानक अज़ूसा उससे पूछती है कि क्या रयू को इस सिचुएशन के बारे में पता है। कोतारू को रियलाइज होता है कि वो बहुत शॉर्ट साइटेड था, कि उसे अज़ूसा, रयू और बाकी लोगों के बीच के लव डायनामिक के बारे में पता था। अब जब उसे पता है कि कोतारू और शिहो क्लोज हैं, तो उसके पास इस डायनामिक को अपसेट करने का चांस है। हालांकि काउतरू को डाउट है कि रायू शिहो पर यूं ही गिव अप नहीं करेगा। चांसेस बहुत हाई हैं कि वो शिहो को पहले से भी ज्यादा हार्डर परस्यू करने की कोशिश करेगा। काउतरू अज़ूसा से उसके और शिहो के रिलेशनशिप को एक सीक्रेट रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रयू को पता चले। अज़ूसा अपने ब्रदर को शांत करने की कोशिश करती है। उसे नहीं पता कि वो इतना परेशान क्यों हो रहा है, लेकिन अगर वो इसे सीक्रेट रखना चाहता है तो वह खुशी खुशी ऐसा करेगी। शिहो का यहां होना उसके लिए कुछ नहीं बदलेगा। अंत में अज़ूसा का गोल हमेशा से रयू को उसके प्यार में गिराना रहा है। कोतरू उसकी वर्ड्स के पीछे की ट्रूथ और सिंसेरिटी को सुन सकता था। कोतरू के ऑपोजिट अज़ूसा अपनी प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है। वो उससे अपनी इंटेंशंस को गलत समझने के लिए अपोलोजाइज करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो सॉरी क्यों कह रहा है। अज़ूसा अपने रूम में वापस चली जाती है और काउतरू को अपना बेस्ट करने के लिए एनकरेज करती है। हालांकि वो खुद को एक बिग ब्रदर के रूप में एक फेलियर मानता है, वो होप करता है कि अज़ूसा को दुनिया में सारी हैप्पीनेस मिले। जैसे ही अज़ूसा अपने पीछे दरवाज़ा बंद करती है, वो सरप्राइज्ड होती है कि कोतरू उससे नाराज़ नहीं है, कि उसने उसे कुछ हर्टफुल चीज़ें कही थीं। लेकिन वो एक प्रॉपर बिग ब्रदर की तरह एक्ट करना कंटिन्यू रखता है। अज़ूसा के पिता और कोतरू की माँ की मैरिज से पहले अज़ूसा का एक बायोलॉजिकल ओल्डर ब्रदर था। उसने उस पर अपनी लाइफ जितना ट्रस्ट किया और वो हमेशा उसके साइड में था। वो दुनिया में किसी और से ज्यादा उस पर भरोसा करती थी। एक दिन उसका ब्रदर डिसअपियर हो गया। यंग अज़ूसा उसके घर आने का वेट करती रही, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि वो कभी वापस क्यों नहीं आया। उसने खुद को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि उसका ब्रदर वापस क्यों नहीं आ रहा है। अज़ूसा ने अपने फादर से पूछा कि क्या अगर वो एक गुड गर्ल की तरह बिहेव करेगी तो उसका ब्रदर वापस आ जाएगा, लेकिन वो उसे आंसर नहीं दे पाए। उस मोमेंट से अज़ूसा के लिए जैसे टाइम रुक गया था। उसकी बॉडी ग्रो होना बंद हो गई, जैसे कि उसकी बॉडी उसके शरीर से कनेक्टेड है। जब उसके फादर ने दूसरी शादी की तो उन्हें उम्मीद थी कि ये उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट के रूप में काम करेगा, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अज़ूसा को कोतारू एक बिग ब्रदर के रूप में मिला, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उसे लगा कि वो उसके आइडियल को ठीक से फुलफिल नहीं करता है। उसके अंदर एक डिस्कम्फर्ट पैदा होने लगी और जल्द ही उसे लगा कि काउतरू उसका डेस्टिन्ड बिग ब्रदर नहीं है। कुछ ही देर बाद एक यंग मैन जो फिजिकली उसके ग्रेट ब्रदर जैसा दिखता था अपीयर्ड हुआ। हालांकि अज़ूसा कोतारू से हेट नहीं करती थी, लेकिन वो रायू से बुरी तरह ऑब्सेस्ड थी। अज़ूसा ने रायू की ओर एक इरेजिस्टिबल फोर्स को महसूस किया, यहां तक कि और कुछ भी मैटर नहीं करता था। अज़ूसा सोचती है कि अगर वो रयू को कोतरू और शिहो के बारे में बताती है तो क्या होगा। ऐसा नहीं है कि वो सच में ऐसा करेगी। हालांकि वो ये सोचना शुरू कर देती है कि क्या कोतरू उसे फिर से स्पॉइल करना शुरू कर देगा, जैसा वो पहले करता था। ये थॉट ऑलमोस्ट अट्रैक्टिव है, जैसे कि वो अचानक उसे अपना बेस्ट करने के लिए कहता हुआ सुनती है। वो सभी थॉट्स को साइड कर देती हैं। वो अपनी रैबिट स्लिपर्स में अपने रूम में वापस चलती है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर देती है। उसने प्रॉमिस किया था कि वो कुछ नहीं कहेगी और वो उस प्रॉमिस को पूरा करेगी। जब शिहो अपने फोन में बिजी है तो कोतारू एक क्रेजी आइडिया सामने रखता है। उन्हें पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। शिहो एक्सप्लेन करती है कि वो एक एजुकेशन साइट पर स्ट्रॉन्ग हॉर्स पालना सीख रही है, लेकिन कोतारू सोच रहा था कि उन्हें अपनी एक्चुअल लर्निंग मटेरियल्स का यूज करके स्टडी करनी चाहिए। शिहो अपने शोल्डर्स ऊपर करती है। उसे पढ़ाई पसंद नहीं है और वो सोचती है कि ये कंप्लीटली यूजलेस है। अगर वो कुछ मीनिंगलेस करने जा रही थी तो वो अपने फोन पर गेम खेल सकती है। इस तरह उसे ज्यादा फन मिलेगा। कोतरू उसे कुछ केक का ऑफर देकर ललचाने की कोशिश करता है। शिहो के मुंह में पानी आ जाता है बस ये इमेजिन करके कि बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है। शिहो को रियलाइज होता है कि उसे पढ़ने के लिए बेट किया जा रहा है और वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। शिहो सोचती है कि अगर वो स्लॉपी एक्ट करती है तो कोतरू उसे डिसलाइक करना शुरू कर सकता है, लेकिन वो उसे कभी डिसलाइक नहीं कर सकता।
वो उससे पूछता है कि क्या लर्निंग मटेरियल्स में कुछ ऐसा है जो उसे समझ नहीं आ रहा है, और वो रिप्लाई करती है सब कुछ। उन्हें शुरू से शुरू करना होगा। काफी देर बाद शिहो ये बात उठाती है कि वे स्कूल में बात नहीं करते। कुतारू माफी मांगता है और एक्सप्लेन करता है कि वो रियू का ध्यान अट्रैक्ट करने का रिस्क नहीं ले सकता। शिहो समझती है कि ये सब उसके भले के लिए है, इसलिए वो इससे खुश है। इससे भी इम्पोर्टेंट है, उसे केक पसंद आया। जब से कुतारू की मुलाकात जिम के पीछे रायू से हुई है, वो लगातार उससे इंटरफियर कर रहा है। इससे शियो की एंग्जाइटी बढ़ गई है, पर कुतारू कुछ खास नहीं कर सकता। शिहो कहती है कि स्कूल में बात न करने के एक्सचेंज में वो चाहती है कि स्कूल के बाद कुतारू उस पर खूब अटेंशन दे। कुतारू प्रॉमिस करता है। उसे बस शिहो को अपने साइड में पाकर अच्छा महसूस होता है। नॉर्मली अगर कोई लड़की उसे कहे कि वो बैकग्राउंड कैरेक्टर से ज्यादा है तो वो बिलीव नहीं करेगा, लेकिन अब वो उस फीलिंग को एक्सेप्ट कर सकता है। शिहो एक ब्लेसिंग है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं क्योंकि कुतारू और शिहो अपनी एग्जाम्स के लिए स्टडी करते हैं। आखिरकार उनके मिड टर्म्स का दिन आ जाता है। कोतारू शिहो को इशारों में बेस्ट ऑफ लक कहता है, जो उसे इनकरेज करता है कि उसने जो कुछ भी पढ़ा है उसके साथ अपना बेस्ट दे। कुछ दिनों बाद शिहो को उसके टेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। वो धीरे से अपने पेपर का मोड़ खोलती है और रिलीव्ड होती है कि वो पास हो गई है। वो कुतरू को देखती है और वो मुस्कुराकर जवाब देता है। हवा का एक झोंका फिर से शियो के सिर पर पर्दा डाल देता है और उसे उनकी पहली ट्रू मीट याद आती है। सीन शिफ्ट होता है जहां कुतरू किशी को उसके फेलिंग ग्रेड पर कंफर्ट कर रहा होता है, तो शिहो कुतरू की पीठ थपथपाती है। शिहो अपना एग्जाम पेपर ऊपर उठाती है और कुतरू सरप्राइज्ड होता है ये देखकर कि उसने 72 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, जबकि वो लगभग सर्टेन था कि वो फेल हो जाएगी। शियो कहती है कि अगर वो ट्राई करे तो वो टेस्ट्स में आसानी से पास हो सकती है। कुतरू हंसता है और उसकी तारीफ करता है। शियो अपने बाल घुमाती है, कहती है कि वो अपना बेस्ट दे पाई क्योंकि उसने उसे चीयर किया। शिहो को याद आता है कि उसे अपनी मदर को इस बारे में बताना है, इसलिए वो तुरंत कॉल करने के लिए निकल जाती है। वो कोतरू के साथ सेलिब्रेट भी करना चाहती है। कोतरू स्टेशन के पास उसकी फेवरेट केक शॉप में सेलिब्रेट करने के बारे में सोचता है। हालांकि जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि हर कोई उसे घूर रहा है। ये वही मोमेंट था जब उसे पता चला कि उसने मैस अप कर दिया है। किशी कोतरू से पूछता है कि वो शिहो के इतना क्लोज कब हो गया, खासकर जब उसने उसे पहले कभी इस तरह मुस्कुराते नहीं देखा। क्लास में गॉसिप शुरू हो जाती है कि कोतारू और शियो के बीच कैसा रिलेशनशिप है। जब रियू खुद कोतारू को कंधे से पकड़ता है तो चीजें और खराब हो जाती हैं। काउतारू रियू का पीछा करते हुए म्यूजिक प्रेप रूम तक जाता है। वो एक गहरी सांस लेता है और फोकस करता है। वो एक मॉब कैरेक्टर है, एक एनपीसी। वो रूम में एंटर करता है और रियू से पूछता है कि क्या हो रहा है। रियू बैठ जाता है और उससे पूछता है कि उसने शिहो के साथ क्या किया। कोतारू एक्सप्लेन करता है कि उसने बस उससे उसके टेस्ट स्कोर के बारे में पूछा था और वो हैप्पी थी कि उसे अच्छा स्कोर मिला। रियू को बिलीव नहीं हो रहा। वो जानता है कि शिहो केवल उन्हीं लोगों के पास मुस्कुराती है जिन पर वो ट्रस्ट करती है। रियू ने भी बचपन में उसे केवल एक बार मुस्कुराते हुए देखा था। तब भी उसे लगता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था और वो स्पेशल था। फिर भी किसी कारण से कुतरू उसे मुस्कुराने में कामयाब रहा था। इन अदर वर्ड्स, कुतरू के नॉन किनेटिक परसूट्स काम कर गई, जिसका मतलब है कि कुतरू अब एक थ्रेट है। कुतारू पूरे मामले में डम्ब एक्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन रियू की आंखें शार्प हैं। शिहो हमेशा उसे कोल्ड एटीट्यूड देती है, फिर भी वो देख सकता है कि वो कोतारू पर ट्रस्ट करने लगी है। रियू खुद को उसे निग्लेक्ट करने के लिए ब्लेम करता है। कोतारू बता सकता है कि ये उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। वो एक मेट्रोनोम से टकराता है जो कन्वीनियंटली उस सिचुएशन को और बढ़ा देता है। रियू डिक्लेयर करता है कि वो अब शिहो का चाइल्डहुड फ्रेंड होने से सेटिस्फाइड नहीं है। अब उसके मन में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है जिसे कुतरू टालने की कोशिश कर रहा था। अब से रायू एक मैन के रूप में शियो पर मूव्स करेगा। अब ये उन दोनों के बीच एक शोडाउन है। कोतरू शिहो को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका सोचने का ट्राई करता है। अचानक कोई उसका नाम पुकारता है। कोतरू के जाने से पहले रियू इस बार उसका नाम रियल में लेता है। वो अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन इस बार वो एक फ्रेंड के रूप में नहीं, बल्कि शिहो के लिए एक राइवल के रूप में है। कोतरू उदासी भरे लुक के साथ बस से उतरता है। इससे पहले रियू ने डिक्लेयर किया था कि वो स्कूल ट्रिप के दौरान शिहो से कन्फेस करेगा। कोतरू उसे रोकने की ट्राई करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये थोड़ा जल्दी है। वो उस बड़े स्टेप को उठाने से पहले दूसरे पर्सन को और जानने को वैल्यू देता है। लेकिन रियू शुरू से ही शिहो का चाइल्डहुड फ्रेंड रहा है। वो उसे अच्छी तरह से जानता है, या कम से कम उसका यही कहना है। रियू पहले ही कोतारू को इसमें अपना राइवल मानता है, इसलिए वो उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो अंडरहैंडेड ट्रिक्स का यूज किए बिना उसका फेयर एंड स्क्वायर सामना करे।
कूतारू रायू को उसके कन्फेशन प्लान को आगे बढ़ाने से रोकने की ट्राई करता है, लेकिन रायू पहले ही अपना माइंड बना चुका है। वो पलटता है और उसे एक कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज करता है, ये देखने के लिए कि स्कूल ट्रिप के दौरान शीहो किसे चुनेगी। काउतरू को अपने शब्दों के चॉइस पर रिग्रेट होता है, क्योंकि इसने रयू के हार्ट में कंपेटिटिव फ्लेम्स को हवा देने के अलावा कुछ नहीं किया। उसकी टिमिडिटी और पैसिवनेस उसकी डाउनफॉल प्रूव करती है। उसके थॉट्स हमेशा से उदास और धुंधले थे, लेकिन रयू शुरू से ही खुद के बारे में पूरी तरह से श्योर था। ऐसा लगता है कि प्लॉट रायू को आगे बढ़ा रहा है, जबकि कूतारू जैसे साइड कैरेक्टर्स धूल में छूट जाएंगे। ये उसकी फेलियर थी और वो सोचता है कि उसे शीहो का सामना कैसे करना चाहिए। कौतरू एक घुमावदार सीढ़ी के सामने शीहो से मिलता है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और वो उसे बैठने के लिए कहती है। कौतरू ओबीडियंटली पास की एक बेंच पर बैठ जाता है और शीहो उसे कंफर्ट करती है, भले ही उसे नहीं पता कि वो किस बात से अपसेट है। वो बस इतना जानती है कि वो उसके साइड में है। वो उससे कहती है कि वो उसे सब कुछ बताए जो हुआ, क्योंकि वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कोतरू मेस्मराइज्ड होता है कि वो बिना कुछ कहे उसे किसी तरह समझ सकती है। वो हमेशा जानती है कि किस टाइम पर क्या कहना है। उसकी जेंटलनेस काफी ज्यादा है। कौतरू शीहो को बताता है कि उसके जाने के तुरंत बाद उसने रयू से बात की थी। वो इमीडिएटली ये पता लगा लेती है कि रायू का इरादा उससे कन्फेस करने का है, क्योंकि कोतारू हेजिटेंट लग रहा था और उसे पहले से ही रायू की फीलिंग्स के बारे में अच्छा आइडिया है। वो रायू जितनी डेंस नहीं है। वो जानती थी कि ये दिन आखिरकार आएगा। हालांकि वो अपने तरीके से उसे बताने की ट्राई कर रही थी कि उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन या तो उसे रियलाइज नहीं हुआ या उसने रियलाइज न करने का चूज किया। हालांकि अब उसके लिए उसे प्रॉपरली फेस करने का टाइम है। कुतारू एक बार फिर शीहो के रिजॉल्व को अंडर एस्टिमेट करने के लिए खुद को ब्लेम करता है। वो उससे अपोलोजाइज करता है और रिवील करता है कि उसने उसे रायू से इन्वॉल्व होने से रोकने के लिए अपने दम पर एक्ट करने का ट्राई किया था, लेकिन अब वो उनकी फ्रेंडशिप की खातिर जो भी हेल्प दे सकता है वो ऑफर करता है। शीहो उसे बताती है कि उसे बस इतना करना है कि उसके साइड में रहे, ये उसके लिए काफी है। वो बस स्कूल ट्रिप पर एक साथ एंजॉय करना चाहती है। इससे भी इंपॉर्टेंट है, उसने एग्जाम में 72 पॉइंट्स लाने की पार्टी रखी थी और वो नहीं आया। उसके पनिशमेंट के लिए वह उसके साथ तब तक खेलेगी जब तक उसका चेहरा एम्बैरेसमेंट से लाल ना हो जाए। इसके साथ स्टोरी दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। स्टोरी अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। कोतरू एक ट्री के पास वेट करता है जब तक कि सन की गर्मी से परेशान शीहो नहीं आ जाती। वो डाउट करती है कि स्ट्रॉ हैट उसे सन से बचाने के लिए काफी होगा, लेकिन वो सोचता है कि ये उस पर सूट करता है। शीहो की मॉम को भी ऐसा ही लगा। उन्होंने कहा कि केवल पायरेट कैप्टन्स और वो ही इतने गुड लुकिंग लगते हैं। क्योंकि शीहो को आसानी से सनबर्न्ड हो जाता है, उसे अपना जिम जैकेट पहनने के लिए फोर्स किया जाता है, जिससे गर्मी का इफेक्ट और खराब हो जाता है। वो चाहती है कि वो स्लीवलेस रेड वेस्ट पहन सकती, लेकिन कुतरू उसे वॉर्न करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। रियू देख रहा है कैसे कुतरू और शीहो अच्छे से घुल मिल रहे हैं। जब युजुकी और किरारी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि कुछ नहीं। वे उसका पीछा करते हैं। अजूसा पीछे रह जाती है। वो दो लड़कियों का पीछा करने से पहले कोतरू के साथ आई कांटेक्ट करती है। कोतरो बस पर चढ़ता है और अपनी सीट खोजता है। रियू उससे कुछ रोज पीछे बैठा है। शीहो कुतरो के बगल में बैठना चाहती थी अगर सीट्स असाइंड नहीं होती, लेकिन वो उसे बताता है कि वे आमतौर पर होती हैं। टीचर एक सीटिंग चार्ट पास करती है और जैसा कि प्लॉट गॉड्स ने लिखा था, शीहो और रियू एक दूसरे के बगल में बैठते हैं। शीहो टीचर के पास जाती है और अपनी मोशन सिकनेस के कारण कहीं और सीट मांगती है। काउतरो इम्प्रेस्ड होता है कि शीहो ने अकेले उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। वो शीहो के बाल बस की तरफ उछलते हुए देखता है और मुस्कुराता है। अजूसा की सीट उसके बगल में होती है। वो जगह बदलने के लिए पूछती है ताकि उसे विंडो सीट मिल सके, और उसका ये चीकी सेल्फिश साइड वो है जिसे कोतरू ने बहुत मिस किया है। बस अपनी डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ती है। अजूसा अचानक बोलती है और उसे बताती है कि रियू हाल ही में काफी गुस्सा है। वो अब कॉन्वर्सेशंस का प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करता और उसमें एक तरह का हेजिटेशन दिखाई देता है। वो उससे पूछती है कि क्या वो इसका रीजन जानता है, क्योंकि ये उसके शीहो के साथ रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ लगता है। कोतारू सरप्राइज्ड होता है कि वो और शियो उसे इतने क्लोज लगते हैं, और अजूसा रिवील करती है कि क्लास में एक रूमर चल रही है। अपेरेंटली शीहो को अक्सर उसे चोरी चोरी देखते हुए देखा जाता है और रियू इसे नोटिस करता है। जैसा कि अजूसा को एक्सपेक्टेड था, रियू शीहो को पसंद करता है, उसे नहीं। अजूसा को ब्रूटली पता लगने लगता है कि रियू के हार्ट में उसके लिए कोई जगह नहीं है, और वो क्वेश्चन करती है कि वो उससे पसंद क्यों करने लगी। वो कोतारू को बताती है कि एक ओल्ड लेजेंड है कि अगर आप कैंप के दौरान किसी से कन्फेस करते हैं तो आपके सक्सीड होने का चांस बढ़ जाता है। उसने श्राइन में प्रे किया, एक लव चार्म खरीदा
और एक ऑनलाइन फॉर्चून टेलर से फॉर्चून मांगा। कोतारू उसे करेज देता है, लेकिन शायद अंदर ही अंदर अज़ूसा पहले से जानती है कि वो करारी डिफीट की ओर बढ़ रही है। क्लास लंच की तैयारी के दौरान कीशी कोतारू से पूछता है कि क्या उसे खाना बनाना आता है, क्योंकि उसने और इकुरा ने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। इकुरा कहता है कि उसे अपने साथ न जोड़े। कोतारू गलती से एक अनियन गिरा देता है और शीहो उसे उठा लेती है। कोतारू उसे देखकर सरप्राइज्ड होता है, लेकिन उसके दोस्त उसे बताते हैं कि वो शुरू से वहीं है। वो उससे पूछता है कि क्या वो इस पूरे समय उसके पीछे थी और वो उसकी पीठ के पीछे छिप जाती है। कीशी और इकुरा उससे काफी जेलस हैं। जल्द ही रयू और उसका ग्रुप आ जाता है और वो कोतारू और शीहो को काफी अजीब तरह से देखता है। वो अपने हाथ एक साथ क्लैप करता है और सबको उनकी रोल्स सौंपता है। वो और युजुकी एक्चुअल कुकिंग के इंचार्ज हैं, जबकि किरारी उनकी मदद करेगी। वो कीशी और इकुरा को चावल पकाने का टास्क देता है, जबकि वो कोतारू को अकेले आग जलाने का काम देता है। रयू घूमता है और शीहो से कहता है कि वो अज़ूसा की मदद से वेजिटेबल्स छीले। वो उसकी सेफ्टी के लिए कंसर्न दिखाता है। रिबेलियन या स्पाइट में शीहो कोतारू का हाथ पकड़ती है और वो ये कंफर्म करती है कि रयू उसे देख सके। रयू अज़ूसा का नाम लेता है और वो बिना एक शब्द कहे उसकी बात मानती है। अज़ूसा शीहो के पास जाती है ताकि वे सब्जियां धो सकें। हालांकि शीहो कुछ सोप और एक स्पंज के साथ आती है। जब वो गलती से एक पोटैटो को साबुन से भिगो देती है तो अज़ूसा सफाई का चार्ज ले लेती है और वो उसे सब्जियां छीलने के लिए कहती है। अनफॉर्चुनेटली शीहो ने पहले कभी पीलर के बारे में नहीं सुना। अज़ूसा उसे एक पीलर देती है, लेकिन शीहो अभी भी क्लूलेस है कि क्या करना है। अज़ूसा शीहो से पूछती है कि क्या उसे खाना बनाना आता है और शीहो बताती है कि उसे आता है, क्योंकि वो हर सुबह अपनी मॉम को ये करते हुए देखती है। अज़ूसा के पास एक प्रॉब्लम है और वो खुद नहीं जानती कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। वो दौड़कर कोतारू के पास जाती है और उसकी मदद मांगती है। वो शीहो की ओर फिंगर करती है और कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए क्या वो शीहो को संभालेगा। कोतारू शीहो को उससे दूर ले जाने के लिए अग्री होता है, लेकिन उसे चिंता है कि इससे रयू गुस्सा हो जाएगा। अज़ूसा उसे रियश्योर करती है कि इतनी छोटी बात उसे बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। इस तरह शीहो को कोतारू के साथ फायर स्टार्टिंग टीम में डाल दिया जाता है। इसके अलावा कोतारू नोटिस करता है कि अज़ूसा अब रयू को एक इनफैलिबल ह्यूमन बीइंग के रूप में नहीं देखती है और वो रियलाइज करता है कि ये पॉइंट कुछ सिग्निफिकेंट रोल निभाएगी फ्यूचर में। शीहो प्लेफुली अज़ूसा को अज़ूनियन कहती है, जो एक ट्विन टेल्ड लिटिल सिस्टर कैरेक्टर है। अज़ूसा निकनेम एक्सेप्ट करती है और वो सब्जियां तैयार करने के लिए भाग जाती है। शीहो पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन चूंकि कोतरू ने पहले ही आग जला ली थी, वो उसे बताता है कि उसे बस लकड़ी डालनी चाहिए। शीहो आग के बगल में खड़े होकर लगभग जल जाती है, इसलिए कोतारू उसे प्रॉपर गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि वो खुद को चोट न पहुंचाए। जब वो उसे कुछ ग्लव्स देना भूल जाता है, तब वो गलती से अपनी उंगलियों पर डर्ट लगा लेती है। वो उन्हें पोंछने के लिए एक टॉवल खोजने की कोशिश करता है, लेकिन शियो प्लेफुली कोतारू की शर्ट पर उन्हें पोंछने का प्रिटेंड करती है। अचानक रयू गुस्से में वहां आता है। रयू जानना चाहता है कि शीहो यहाँ क्या कर रही है, भले ही उसने जब कोतारू को यह सब खुद संभालने के लिए कहा था। पहली बार शीहो अपनी अनॉयंस एक्सप्रेस करने के लिए जोर से साई करती है। यूजुकी और किरारी उसे ढूंढने आते हैं, जिससे रयू को वापस जाना पड़ता है। ग्रुप अपने मेहनत का फल बांटकर खाते हैं। कीशी यूजुकी को इसके लिए धन्यवाद देता है, हालांकि वो कहती है कि रयू ने मैक्सिमम हैवी काम किया है। कीशी को ये इतना पसंद आता है कि वो एक और लेने के लिए पूछता है। रयू शीहो से पूछता है कि वो करी के बारे में क्या सोचती है, लेकिन वो साइलेंट रहती है। यूजुकी बताती है कि इसका टेस्ट कितना अच्छा है। रयू शीहो की ओपिनियन सुनना पसंद करेगा, लेकिन वो बस यही कह पाती है कि इसका टेस्ट ऑर्डिनरी है। अपना मील खत्म करने के बाद ग्रुप अपने फैलाए गए कचरे को साफ करने के लिए एक साथ काम करता है। शीहो कोतारू के साथ फायरवुड साफ करने में मदद करने के लिए शामिल होती है, जो रयू का अटेंशन खींचता है। अचानक अज़ूसा उनकी रेस्क्यू के लिए आती है। वो रिवील करती है कि उसी ने शीहो को कोतारू के साथ शामिल होने को कहा था, क्योंकि वो आग जलाना सब्जियां छीलने से ज्यादा चैलेंजिंग मानती थी। इसके अलावा जरूरी फायरवुड एक बंदे के लिए काफी हैवी होता है। वो क्वेश्चन करती है कि रयू ने कोतारू को अकेले ही क्यों रखा था। अज़ूसा इसे एक स्टेप आगे ले जाती है, पॉइंट आउट करती है कि रयू हाल ही में काफी अजीब बिहेव कर रहा है। जैसे ही वो मुड़ती है और दूर चली जाती है, कोतारू देख सकता है कि किस्मत के गियर्स घूम रहे हैं। रयू एडमिट करता है कि वो वियर्ड बिहेव कर रहा था और वो वहां से चला जाता है। धीरे धीरे रयू को एक कोने में धकेला जा रहा है। शांत फॉरेस्ट में शीहो ने सॉफ्टली कुतरू का नाम पुकारा। पास में घुटने टेक कर कुतरू ने उसके देखा और जेंटली बोला, शीहो, क्या वे आंसू हैं? शीहो के हंसते हुए आंखों में आंसू आ गए। वो कहती है कि ये सीरियसली इतना फनी लग रहा था कि हंसते हुए भी आंसू आ गए। फिर भी कम से कम कुछ कंसर्न दिखाए। कुछ मिनट पहले कोतरू सोच रहा था कि रिक्रिएशन के लिए डॉज बॉल एक स्ट्रेंथ नहीं था,
शीहो उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से ब्राइट थीं। उसने कहा कि ये उनकी क्लास के लड़कों की बारी थी और वो कोतरू के परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड थी। कोतरू वादा करता है कि वो निराश न करने के लिए अपना बेस्ट करेगा। फील्ड के किनारे से उसकी आवाज एनर्जी के साथ गूंज उठी। वो घास की शैडो से चीयर कर रही थी। जैसे ही मैच का अगला राउंड शुरू हुआ, कोतरू की आंखें शार्प हो जाती हैं। उसने अपनी स्लीव खींची, चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार। एक शांत ब्रेथ के साथ उसने डिसाइड किया कि अगर शीहो उसे देख रही है तो उसे अपना बेस्ट करना होगा। विसल बजी और मैच शुरू हुआ। बॉल को कसकर पकड़ा गया, भयंकर स्पीड और प्रिसीजन के साथ फेंका गया। काउतरू की आंखें आगे लॉक थीं। उसका स्टैंस उस स्टॉर्म के खिलाफ खड़ा था जो उसकी ओर दौड़ रहा था। बॉल कोतरू की चेस्ट से टकराई, जिससे उसकी हवा निकल गई। शिहो शॉक हो गई। कोतरू जमीन पर गिर गया। उसके चारों ओर धूल उड़ गई, जैसे डिफीट ने एक पल में उसे उड़ा दिया। कोतरू पहली बॉल पर आउट हो गया। उसके फ्रेंड्स हैरानी से घूर रहे थे। ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये इतनी जल्दी हुआ। दूर से शिहो का चेहरा लाल हो गया। शिहो जोर से हंस पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि वो रुकने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। पूछ रही थी कि उसने वो अजीब साउंड कैसे निकाली। काउतरो चुपचाप देख रहा था। शिहो ने हंसते हुए कहा कि ये फनी था और किसी तरह उसे एनर्जाइज्ड महसूस हुआ। अगली अनाउंसमेंट हुई। अब गर्ल्स टीम की टर्न थी। वो आगे बढ़ी। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रही थी क्योंकि उसने डिक्लेयर किया कि आखिरकार उसकी बारी थी काउतरू को ये दिखाने की कि डॉज बॉल कैसे खेला जाता है। काउतरू चुपचाप देख रहा था। उसकी रिदम और कंट्रोल से सरप्राइज्ड था। ये कुछ ऐसा था जो शीहो से पहले कभी नहीं देखा गया था। किसी तरह शीहो ने बॉल पकड़ ली। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो हिट करने में कामयाब हुई। मिरेक्युलसली उसने हिट करना जारी रखा। उसके एक्सप्रेशन टेंस थे। सभी ऑड्स के बावजूद वो लास्ट राउंड तक टिकी रही। फील्ड पर लास्ट में अकेली खड़ी थी। रायू के शब्द फ्रस्ट्रेशन में निकले। तभी रायू एक डार्क टोन के साथ कहता है, वो ही उस किड की मदद कर सकता है। काउतरू ने आगे देखा। उसने आराम से शीहो को अपना बेस्ट करने के लिए कहा। ये शब्द शिहो के कानों तक पहुंचे, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई। शिहो ने उसकी ओर देखा। उसके गाल लाल हो गए। उसके होंठों पर एक हल्की नाजुक मुस्कान बनी। काउतरू जम सा गया। शिहो धीरे से मुस्कुराई। जैसे ही बॉल उसकी ओर उड़ी, एक पल में वो उसके सिर पर लगी। बाकी सब शॉक में जम गए। रियू और कुतारू उसका नाम लेते हैं। रियू तेजी से आगे बढ़ा। शिहो का नाम पुकार रहा था जैसे ही बॉल उसके चेहरे पर लगी। कोतरू ने देखा कि यह बस एक रबर बॉल थी और ये ज्यादा सीरियस नहीं होगा। रियू उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। पूछा कि क्या वो ठीक है। उसके चेहरे पर कंसर्न था। कोतरू ने सोचा कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी होगी। शिहो कोतरू की ओर मुड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कोतरू को एम्बुलेंस बुलाने को कहा, यह कहते हुए कि यह सीरियस है। रियू एक सेकंड के लिए जम गया। आंखें सरप्राइज में चौड़ी हो गईं। रियू और कोतरू ने आई कांटेक्ट किया। शिहो कोतारू के पास खड़ी थी। कोतारू कहता है कि अभी के लिए उन्हें दूसरी तरफ जाना चाहिए। कोतारू ने चिंता से देखा, जैसे शिहो ने अपना चेहरा ढक लिया। उसने धीरे से पूछा कि क्या बॉल उसकी नाक पर लगी थी। उसने अभी भी अपना चेहरा पकड़े हुए चिल्लाते हुए कहा कि यह एक मेजर लीग प्लेयर द्वारा फेंकी गई फास्ट बॉल की तरह था। यहां तक कि यह भी कहा कि यह मिड समर में क्रिसमस जैसा लगा। काउतरू धीरे से आगे बढ़ा। उसकी आंखें शांत थीं और उसने उसे देखने के लिए उसका हाथ हटाया। शिहो एक पल के लिए हिचकिचाई। उसके गाल अभी भी पिछली शर्मिंदगी से हल्के गुलाबी थे। उसका हाथ सावधानी से उठा। शांत फोकस के साथ उसकी नाक की जांच की। उसने धीरे से बोला कि यह ठीक लग रहा है, पर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसे इसे टीचर से चेक करवाना चाहिए। वो सरप्राइज में पलक झपकाई। ये महसूस करते हुए कि दर्द फीका पड़ गया था, उसकी आवाज नरम हो गई, ये कहते हुए कि उसकी चोट बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रही है। कूतरू धीरे से मुस्कुराया। उसे याद दिलाया कि यह बस एक रबर बॉल थी। उनकी हंसी ने टेंशन को हल्का कर दिया। रियू पेड़ों के पीछे से दिखाई दिया। उनकी आई कांटेक्ट हुई। कोतरू ने अचानक शीहो का हाथ छोड़ दिया। रियू ने चुप्पी को तोड़ा। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। जब उसने शीहो के कंडीशन के बारे में पूछा, कोतरू का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उसे यह क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था। शीहो ने नीचे देखा। उसकी आवाज नरम थी जब उसने बड़बड़ाया कि उसे इंजरी नहीं हुई है। रियू की आवाज शांत थी जब उसने कहा कि यह सुनकर अच्छा लगा। एक शांत आह के साथ वो मुड़ गया और उन्हें परेशान करने के लिए माफी मांगी। कुतारू ने पहली बार उसे इस तरह देखा है। उसकी सिक्स्थ सेंस कहती है कि प्रोटोगोनिस्ट का अंत होता है। कुतारू और शीहो रात में डिनर करते हैं। कुतारू बात लेकर अपने रूम में आता है। फिर उसके एक फ्रेंड ने उसके ऊपर पिलो फेंक दिया, जिसे देखकर कीशी हंसने लगा। उसके बाद वो टेस्ट ऑफ करेज के लिए निकलते हैं, जिस पर डर की वजह से कीशी मना करता है। उसकी आवाज अंधेरे जंगल में गूंज रही थी। दूसरा हंसा, उसे डरने के लिए चिढ़ा रहा था। फिर उसने शीहो के बारे में पूछा।
कोतारू ने बताया कि शीहो ने कहा था कि वो इस टेस्ट से डरती नहीं है, लेकिन वो सिख है, इसलिए वो नहीं आ सकती। हालांकि उसे पता था कि वो झूठ बोल रही थीं। जब कोतारू ने दूसरी तरफ देखा तो आर्यू के पास रहने के लिए दोनों लड़कियां बहाना बना रही थीं। यूजुकी रियू से चिपकी हुई थी, उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने उसे क्लोज रहने के लिए कहा। किरारी उसके बगल में जल्दी से आई, जोर देकर कहा कि यह डर के कारण नहीं था। हालांकि उसकी पकड़ कुछ और बता रही थी। कोतारू ने देखा कि अजूसा उन तीनों से पीछे एक उदास चेहरा लिए चल रही थी। कोतारू धीरे से बोला कि वो थोड़ी देर के लिए बाथरूम जा रहा है। रास्ते में वो आरायू से टकराया। कोतारू सरप्राइज में उसका नाम लेता है। इससे पहले कि वो अपने शब्दों को रोक पाता, वो बाहर निकल गए। रियू को उससे कुछ बात करनी थी। उसने कहा कि आज उसके किए गए हर एफर्ट का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि शिहो के दिल में पहले से ही कोतारू था। अंत में उसकी आवाज नरम हो गई। उसने कहा कि यह कभी एक कॉम्पिटिशन था ही नहीं। शांत रात के नीचे रायू हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था। अपनी हार को एक्सेप्ट करते हुए उसने कोतरू से कहा कि अगर उसे अच्छा महसूस होता है तो वो आगे बढ़कर हंस सकता है। उसके शब्द हवा में धीरे से घुल गए। एक बिटर स्माइल के साथ रायू को लगता है कि वो इस कंपटीशन में हार गया है, ये मानते हुए कि उसकी बचपन की दोस्त उससे छीन ली गई। लेकिन कोतरू का मानना था कि उनमें से कोई रियल विनर नहीं था। असल में वे कंपीट कर ही नहीं रहे थे। शीहो कोई रिवॉर्ड नहीं है जो विनर को दी जाए। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ राइचस सोच सब कुछ बर्बाद कर रहा था। रियू उस सिंपल फैक्ट को भी नहीं समझ पाया कि शीहो किसी कहानी का मोहरा नहीं थी। सच्चाई साफ थी, फिर भी वो उससे अनजान आगे बढ़ता रहा। प्रोटेगनिस्ट गिर जाता है, हर कदम उसे और गहरा खींचता है। बिना रिफ्लेक्शन, बिना वापसी के अपनी ही चालों से गहराई में डूबता जाता है। ये आरआईयू का टर्निंग पॉइंट था। हर आगे बढ़ता कदम अनदेखे चुनावों का भार लिए हुए था। कोतारू ने एक बदलाव की उम्मीद की। अगर नहीं तो जिन लड़कियों को उससे प्यार हो गया था उन्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। दूर से एक आवाज ने चुप्पी तोड़ी। रियू फिर से अजीब बिहेव कर रहा था। अजूसा चुपचाप वहीं थी, पूरे दिन आरयू को ऑब्जर्व कर रही थी। जब कोतारू ने उससे पूछा कि वो क्या सोचती है, उसने कहा कि वो सरप्राइज हो गई कि उसने ऐसा कहा। ये अनकूल, गलत और अजीब था। फिर भी उसकी आवाज में कोई डिनाइल नहीं था। बॉनफायर इंतजार कर रहा था, अभी भी जलाया नहीं गया था। अफवाह थी कि कैंप फायर के दौरान किया गया कन्फेशन हमेशा सफल होता है। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई। आइडियल बिग ब्रदर चला गया था। अजूसा उसके बगल में खड़ी थी, शांत पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने मुट्ठी कसी। कोतरू ने सोचा कि अजूसा के लिए क्या किया जा सकता है। कोतरू शांत आंखों से खड़ा था, पूछ रहा था कि क्या दिन खत्म हो जाना चाहिए। उसके शब्द निकल गए, ये कहते हुए कि ऐसे पैथेटिक गाय के प्यार में पड़ना वेस्ट है। ये अनजाने में था, फिर भी ऑनेस्ट। अजूसा के लिए एक धक्का था। उसने अपनी नजरें झुकाईं। चुप्पी के भार के बावजूद उसका दिल स्थिर था। फिर शांत ताकत के साथ उसका जवाब क्लियर आया, वो नहीं रुकेगी। अजूसा कॉन्फिडेंस से खड़ी थी। उसने बिना किसी हेजिटेशन के कहा कि वो रयोमा से प्यार करती है। शब्द बोल्ड थे, इतने सीधे कि वो कूल लग रहे थे। कतारू उसके सामने खड़ा था, शांत पर भावुक। अजूसा ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना अनकूल, कितना पैथेटिक हो, उसकी फीलिंग्स नहीं बदलेंगी। अजूसा कसी हुई मुट्ठी के साथ खड़ी थी, चेहरा लाल था, कह रही थी कि वो अपना बेस्ट करेगी। कतारू धीरे से मुस्कुराया, उसकी आवाज कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। वो अपना बेस्ट करने जा रही है। कौतारू करीब आया, अजूसा की पीठ पर हाथ रखा। उसकी आवाज नरम पर स्थिर थी, कह रहा था कि वो उसे देख रहा है। उसने हल्की मुस्कान दी, एक शांत थैंक्स दिया। अजूसा डरपोक, सेंसिटिव और काइंड अंधेरे आसमान के नीचे खड़ी थी, हिम्मत जुटा रही थी। कोतारू रियू के बारे में सोचकर कहता है कि उसके सामने वाली लड़की अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाली है। अजूसा की खुशी की कामना करते हुए सच्चाई गूंज उठी। वो अनकूल और पैथेटिक है, फिर भी उसने सब कुछ ध्यान में रखा था। वो उसे बताएगी कि वो उससे हर चीज के लिए प्यार करती है जो वो है। कौतारू अजूसा को मोटिवेट करने के लिए उसे अपना बेस्ट करने के लिए कहता है। जैसे हवा ईसुसा के बालों से गुजरी, उसका चेहरा आसमान के खिलाफ ब्राइट हो गया। कौतारू क्वेश्चन करता है कि बोरिंग लेकिन हैप्पी और अनइवेंटफुल रोमांस कॉमेडी अच्छी है। सीन अजूसा के थॉट्स पर शिफ्ट होता है। अगर अच्छा व्यवहार किया जाए तो बिग ब्रदर वापस आ जाएगा, है ना? लेकिन रियलिटी फुसफुसाई, असली ब्रदर कभी नहीं आएंगे। पैर आगे बढ़े, कांपते हुए उस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते थे। फिर अजूसा याद करती है कि उसने पहली बार आरायू को खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए देखा था। वो सोचती है कि शायद बिग ब्रदर अब बिग ब्रदर नहीं रहा। रिग्रेट का भार हर कदम के साथ पीछे चला। दर्द की एक फुसफुसाहट गूंजती हुई कहती है, जिस पर्सन ने उसे हमेशा सपोर्ट किया था उसने उसे हर्ट किया है। अजूसा एक सैड एक्सप्रेशन के साथ रायू और कोतरू की बातें सुन रही थी। उसने कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। अजूसा ने सोचा शायद बिग ब्रदर उसे पहले की तरह स्पॉइल करेगा। एक हर्टफुल एक्सप्रेशन के साथ उसके कदम आगे बढ़ रहे थे।
वो हर उस चीज से भागती रही थी जो उसे हर्ट कर सकते थे। अज़ूसा ने कभी किसी प्रॉब्लम को हेड ऑन फेस नहीं किया। शांत चुप्पी में रयू पेड़ के पास बैठा था और अज़ूसा उसे सैड एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। रियू फीकी रोशनी के नीचे था। उसने पूछा कि वो वहां क्या कर रही है और उसे अकेला छोड़ने के लिए कह रहा था। वो दूसरी तरफ मुड़ गया, पेड़ से टिका हुआ, अपनी सोच में खोया हुआ। अज़ूसा शांत आसमान के नीचे रयू का सामना किया। उसने उसे अनुकूल कहा। ये वर्ड्स काफी अनएक्सपेक्टेड थे, जिसे सुनकर वो शॉक हो गया। अज़ूसा के वर्ड्स ऑनेस्ट थे। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे एटीट्यूड के साथ वो जिसे पसंद करता था, उसने उसे नोटिस नहीं किया। रायू की शांति टूट गई। उसकी आंखें फ्रस्ट्रेशन से जल उठीं। उसने पलटकर जवाब दिया, उसे बताया कि ये उसका बिजनेस नहीं है। अज़ूसा ने कुछ काफी धीरे कहा जो कोई नहीं सुन पाया। रायू पूछता है कि उसने क्या कहा। उसके हाथ उसकी छाती पर कस गए। उसने कहा, ये उसका बिजनेस भी है। उसने मन में कहा कि उसे अपना बेस्ट करना होगा, क्योंकि कुतारूहू उसे देख रहा है। अज़ूसा की मुट्ठी उसकी छाती के करीब कांप रही थी। उसकी आवाज करेज से भरी हुई थी, एक कन्फेशन जिसे वो अब अपने अंदर नहीं रख सकती थी। रियू जम गया, पूछ रहा था कि उसका क्या मतलब था। अज़ूसा की आवाज कांप गई जब उसने कहा कि ये एक बिग ब्रदर के रूप में नहीं, बल्कि एक मैन के रूप में था। वो डेट्स पर जाना चाहती थी, हाथ पकड़ना चाहती थी और किस करना चाहती थी। अपनी आंखों से आंसू बहते हुए वो चिल्लाई। प्यार ने उसके शब्दों को भर दिया। एक मैन के रूप में प्यार। उसने उससे कहा, प्लीज शीहो के बारे में भूल जाए। रयू की आंखें नरम हो गईं। वो कहती है कि वो उसके पैथेटिक साइड को और नहीं देखना चाहती। रियू ने एक सॉफ्ट टोन में कहा कि वो उसकी फीलिंग को समझता है और उसे ये जानकर खुशी हुई, लेकिन वो अब भी शीहो को पसंद करता है, तो वो उसे डेट नहीं कर सकता और ये उसके लिए भी डिसरिस्पेक्टफुल होगा। उसने नीचे देखा, इस बात को मानते हुए कि वो अभी पैथेटिक है, फिर आगे बढ़ा। उसके जूते के नीचे की लकड़ी चटक गई। उसने वादा किया कि अब उसे उसकी शेमफुल साइड कभी नहीं दिखेगी। अपना हाथ उसके सर तक ले जाते हुए वो उसे थैंक्स करता है, क्योंकि उसकी वजह से उसने खुद को खोज लिया है। उसने उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे अपनी प्रेशियस लिटिल सिस्टर कहा। अज़ूसा जम गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसके शब्द गहरे थे। वो आगे कहता है कि अब से वो कड़ी मेहनत करेगा और ऐसा बनेगा जिसे वो कूल कह सके। उसने अपने कूल ब्रदर को देखने के लिए कहा और चला गया। अज़ूसा पीछे छूट गई, जमीन पर घुटने टेक दिए। उसका चेहरा लाल था, आंखें शौक से चौड़ी थीं। पूरे जगह में चुप्पी भर गई। काउतारू चुपचाप देखता रहा। अज़ूसा की आंखें चौड़ी हो गईं जब कोतारू ने उसका नाम पुकारा। अज़ूसा कोतारू से पूछती है कि क्या वो उसे देख रहा था, और कोतारू सॉफ्ट टोन में इससे अग्री करता है। अज़ूसा ने कहा कि वो खुश है कि अरायू अब अच्छा फील कर रहा है। कोतारू आगे बढ़ा। उसका हाथ अज़ूसा के कंधे पर टिका। उसकी आवाज काम थी। उसने कहा कि वो खुश है, उसने अच्छा किया। आंसू चुपचाप अज़ूसा की आंखों से फिसल गए। एक के बाद एक गिर रहे थे, जैसे उसके हाथ कांप रहे थे। रियू के शब्द रिपीट हुए। कोतारू रियू को अज़ूसा के हार्ट ब्रेक के लिए ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन क्या अज़ूसा की फीलिंग सच में उस तक पहुंची? रियू के सॉरी और थैंक यू में कोई सच्चाई नहीं थी, सिर्फ उसके सेल्फिशनेस का बोझ था। उसकी शांत आवाज ने सच्चाई को छिपा दिया, मानो अज़ूसा की भावनाओं को ले लिया गया हो, तोड़ दिया गया हो और उसे अपने ग्रोथ के लिए यूज किया गया हो। उसका प्योर लव किसी भी पर्सन के लिए एक मेडिसिन था, जिसे चबाकर थूक दिया गया। कुतारू सोचता है कि अज़ूसा के ट्रू फीलिंग्स का क्या? वो रियू के वर्ड्स को दोहराता है, प्रेशियस लिटिल सिस्टर। क्या मजाक है अपने कूल बिग ब्रदर को देखना। किस तरह का ब्रदर अपनी सिस्टर को रुलाता है। आंसू गिरे जब अज़ूसा रोई। उसकी आवाज कांप रही थी। कोतारू ने चुपचाप देखा। उसका दिल भारी था। कुछ देर बाद अज़ूसा ने उससे चलने को कहा। अज़ूसा के आंसू आखिरकार रुक गए थे। उसके दिल को फिर से शांति मिली थी। अज़ूसा ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन शीहो कैंप फायर के पास है। ये सुनकर कोतारू हैरान हो गया। उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो गईं। कोतारू ने कहा कि शीहो अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसलिए उसने अपने रूम में रुकने का फैसला किया, लेकिन अज़ूसा ने इससे मना किया। उसने कहा कि यहां आने से पहले उसने शीहो को डॉर्म से निकलते हुए देखा था। अज़ूसा ने कहा कि वो कोतारू को ढूंढ रही थी और प्रॉबली कैंप फायर के पास गई होगी। रियू भी वहां होगा और उसे कन्फेशन के लेजेंड के बारे में पता है। एक छोटा सा टेंशन बन गया, क्योंकि शीहो रियू को पसंद नहीं करती थी। उसकी आवाज अर्जेंसी के साथ कांपी, रायू को किसी और लड़की को हर्ट करने से रोकने के लिए कह रही थी। कोतारू की आंखें सख्त हो गईं। उसके शब्दों का बोझ गहरा बैठ गया। बिना किसी हेजिटेशन के कोतारू तेजी से भागा। उसके कदम शांत रात को काट रहे थे। उसके पीछे अज़ूसा ने चुपचाप देखा। उसके हाथ उसकी छाती के पास जकड़े हुए थे। अज़ूसा पेड़ों के नीचे खड़ी थी। ये लगभग उस मेन इवेंट का समय था जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। होस्ट ने एक वॉलंटियर के लिए आवाज लगाई। भीड़ में कुतारू शीहो को खोज रहा था। काउतारू की पैनी नजरों ने भीड़ में हरकत पकड़ी। रयू की आवाज शोर से ऊपर उठी। होस्ट उसे ऊपर आने के लिए बुला रहा था। अनाउंसर चिल्लाया, वो रहा।
पहला वॉलंटियर क्लास 2 का रियाजाकी रेयोमा स्टेज पर चढ़ गया। काउतरू ये जानते हुए कि चीजें सही नहीं चल रही थीं, तेजी से शीहो को ढूंढने लगा। आर्यू बोला, वो आज की अपॉर्चुनिटी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को बताने के लिए लेगा, जो हमेशा उसके साथ थी। कोतारू अब भी शीहो को खोज रहा था। रियू कंटिन्यू करता है, वो अब उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा और उसे उसके साथ स्टेज पर आने के लिए कहता है। फिर उसका नाम जोर से बोला, शिमात्सुकी शिहो। जैसे ही रायू ने शिहो का नाम पुकारा, भीड़ हाँफ उठी, आंखें शिहो की ओर मुड़ गईं। कुतारू ने भी शिहो को देख लिया था। भीड़ एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगी। कुतारू ये देखकर हैरान हो गया क्योंकि भीड़ जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड थी। रियू आगे कहता है कि आज उसे किसी ने कन्फेस किया था। वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग था। उस समय उसे पता चला कि फीलिंग्स तब तक एक्सप्रेस नहीं होते जब तक उन्हें कहा न जाए। इसी बीच कोतारू शिहो के पास जाने की कोशिश करता है। रियू आगे कहता है कि अपने फीलिंग्स को न कहने की वजह से उसने शिहो को गलत रास्ता चुनने के लिए मजबूर किया, तो वो सबके सामने कसम खाता है कि वो अब से शिहो को प्रोटेक्ट करेगा। और वो शिहो से पूछता है कि क्या वो उसके फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगी। शिहो के मदद मांगते हुए आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। भीड़ एक्साइटेड हो जाती है और शिहो कुतारू का नाम पुकारती है। कुतारू गुस्से से आगे बढ़ता है और रुकने के लिए कहता है। शिहो को एक उम्मीद दिखती है, उसकी आंखें कोतारू को देखकर चमक उठती है। रियू और पूरी भीड़ हैरानी से शांत हो जाती है। कोतारू रायू को कावर्ड कहता है। रियू एक मॉकिंग टोन में कहता है कि उसे लगा कि वो जीत गया, लेकिन जब उसे अपनी फीलिंग्स शिहो को कन्फेस की तो वो हैरान हो गया। कोतारू कहता है कि वो सच में दूसरों की फीलिंग्स की कदर नहीं करता, उसे अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन रियू अपने ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ में हलचल होने लगती है, शिहो की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कोतारो कहता है कि क्या वो उसे गिल्ट ट्रिप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो उससे किसी और को हर्ट न करने के लिए कहता है। रियू उसे पैथेटिक कहता है और अपनी नजरें घुमाता है। उसके शब्द गहरे घाव कर गए। कांपते चेहरे पर आंसू बहने लगे। शिहो और एक और लड़की शॉक में दिखती है। रायू की कॉन्फिडेंट टोन लड़खड़ा गई। भीड़ शिहो की हालत देखकर हैरान हो गई। काउतारू सबको साइड हटने के लिए कहता है और वो आगे बढ़ता है। वो शिहो का नाम लेता और देर से आने के लिए माफी मांगता है। वो कहता है जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसकी साइड नहीं था और लास्ट में उसने उसे कॉर्नर कर दिया। इसके लिए वो उससे माफी मांगता है। फिर बिना किसी वार्निंग के वो आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। उसका चेहरा शांत और जेंटल था। आंसू शिहो के चेहरे पर बह रहे थे। जैसे गिल्ट उसकी आवाज में कांपा। वो इसे अपनी गलती मान रही थी। धीमी सिसकियों से वो उससे माफी मांगती है। कुतरू ने उसे देखा, उसकी आवाज जेंटल थी। उसने उससे कहा कि सब ठीक है, वो कहीं नहीं जा रहा। उसके शब्दों में शांत स्ट्रेंथ थी। उसे सांस लेने और शांत होने के लिए कहा। रियू ये देखकर हैरान हो गया। उसकी आंखें गुस्से से जल उठीं। वो शिहो को उसके लिए काइंड होने के लिए कहता है और कुतारू से पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया है। वो इस तरह उसे कैसे छोड़ सकती है। वो उसे सबसे अच्छी तरह जानता है। कोई चांस ही नहीं है कि शिहो कुतारू जैसे किसी रैंडम आउटसाइडर को चुने। वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसने उसे हर वक्त प्रोटेक्ट किया है। वो कुतारू से पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया है। रियू की आवाज ने हवा को हिला दिया। उसकी आंखें एंगर और प्राइड से जल रही थीं। अजूसा आगे बढ़ी, उसे रुकने के लिए कह रही थी। वो अपने और रयू के साथ में बिताए गए पलों को याद करती है, जिसमें वो दोनों खुश थे, और उसे अपनी पैथेटिक साइड दोबारा न दिखाने को कहा। जिस समय से शिहो ने अपने आसपास की दुनिया को नोटिस करना शुरू किया, रियू एक ब्राइट स्माइल और हाथ में एक फुटबॉल के साथ उसे खेलने के लिए बुलाता है। उसकी आवाज में एनर्जी थी जिसने उसकी शांत दुनिया को तोड़ दिया। इससे पहले कि वो महसूस कर पाती, रायू हमेशा उसकी साइड था, मुस्कुराता हुआ, इंतजार करता हुआ और उसके बगल में खड़ा था। कम उम्र से ही रायू पुशी था। एक फुटबॉल को पास पकड़े हुए उसने कहा, जब सब एक साथ खेलते हैं तो ये और मजेदार हो जाता है। चीयरफुल और काइंड हार्टेड, उसकी एनर्जी बिना किसी हिचकिचाहट के चमकती थी। वो उसे चुपचाप देखती रही, पजल्ड फिर भी काम महसूस करती थी। उसे कभी भी ये अनप्लेजेंट नहीं लगा। वो चुपचाप अकेली खेलती थी। उसके छोटे हाथ ध्यान से हिल रहे थे क्योंकि वो ऐसी शेप्स बना रही थी। एक क्लासमेट ने देखा और खुशी से आंखें चौड़ी करके झुककर पास आई। इसे क्यूट कहा। वो ऊपर देखती है, सरप्राइज्ड। उसकी शांत नजर चीयरफुल क्यूरियोसिटी से मिली। वो भी शामिल हो गई, एक्साइटेडली इशारा करते हुए। एक पिंक बनी, एक ब्लू एलिफेंट थी। जब तारीफ उस तक पहुंची तो शीहो की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कहा कि वो इन चीजों में अच्छी है। उसने शीहो को अपना डॉग बनाने के लिए कहा। शीहो ने नाम दोहराया और स्केचिंग शुरू कर दी। उसने फ्लफियर और फ्लॉपी ईयर्स के साथ उसे बनाकर दिखाया। शीहो हिचकिचाई, कहा कि ड्रॉ करना मुश्किल था क्योंकि उसने उसके डॉग को पहले कभी नहीं देखा था। उसकी फ्रेंड की आंखें एक आइडिया से चमक उठीं। उसने उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट किया।
एक जेंटल स्माइल के साथ उसने कहा, वहां बहुत सारे स्नैक्स होंगे और एचएन भी आ सकती है। उसने एक्साइटमेंट के साथ सभी को अपने घर पर इनवाइट किया। एक लड़के ने तेजी से कहा कि उसे परेशान न करे। शीहो स्थिर खड़ी रही। उसकी शांत आंखें चुपचाप ऑब्जर्व कर रही थीं। रियू आगे बढ़ा, कहा कि शीहो को अकेला रहना पसंद है। उसने आगे कहा कि ज्यादा बात करने से उसे सिर्फ बुरा महसूस होगा। वो अचानक मुड़ी। शीहो ने उसे रोकने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। नैरेशन कंटिन्यू होता है, लेकिन शीहो के लिए एरियो कभी फ्रेंड नहीं रहा था। शीहो पर एक फैब्रिकेटेड फीलिंग थोपा गया था, एक झूठ जो गलत फहमी से बनी थी, जिसने केयर और प्रोटेक्शन का मुखौटा पहन रखा था। जब भी कोई शीहो के करीब आता, रियू उसे दूर कर देता, जिससे शीहो अकेली रहने लगी। शीहो के लिए एक दोस्त में सबसे दूर उसका बचपन का दोस्त था। और फिर एक दिन रसोई में हंसी और छोटी छोटी बहसें आटे की खुशबू के साथ मिल गईं। हरादा ने आवाज दी, लड़कों को चोरी छिपे खाने से रोकने के लिए कहा, लेकिन एक ने जोर दिया कि थोड़ा सा नुकसान नहीं करेगा। वो कटोरे पर फोकस्ड थी, सोच रही थी कि ओवन सच में कैसे मिरेकल्स करता है। उसकी आंखें शांति के साथ चमक रही थीं। एक और आवाज ने चाकू के साथ खेलने से मना किया। टॉपिंग्स को पकड़े हुए उसने उसे मिक्स करने का सोचा। शीहो के पीछे हरादा ने केयरफुल रहने की चेतावनी दी। शीहो मुड़ी, कटोरे को पास पकड़े हुए चीजों को रैप अप करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, कुछ जिसने उसकी सांसें छीन लीं। वो हरादा से टकराकर गिर गई। रियू जल्दी से उसके पास गया, उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। हरादा ने लड़खड़ाती आवाज में माफी मांगी। रियू की आंखें तेज हो गईं जब उसने उसके एप्रन पर फैलते हुए दाग को देखा। रियू गुस्से से हरादा की ओर मुड़ता है और उसे शीहो को हर्ट करने के लिए डांटता है। उसकी बात को सुने बिना उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। शीहो टकराने वाले समय को याद करती है और कहती है कि ये उसकी खुद की गलती थी। वो बताने वाली होती है, लेकिन रायू उसे डांटना जारी रखता है। वो कहता है कि शीहो नाजुक है और एक छोटी सी चोट सीरियस इंजरी में बदल सकती थी। शीहो ऐसा नहीं चाहती थी, वो हारदा को डिफेंड करना चाहती थी, लेकिन आर्यू की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। और लास्ट में सभी हारदा को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। हारदा की फ्रेंड्स उसे कंफर्ट करती हैं और शीहो हारदा से माफी मांगने के लिए जाती है। लेकिन रायू उसे ऐसा करने से रोक लेता है, कहता है कि सब ठीक है। लेकिन शीहो के अंदर रायू के लिए नफरत बढ़ गई थी। रायू एक काइंड जेस्चर में उससे कहता है कि वो उसे डिफेंड करने का ट्राई कर रही थी और वो उसे काइंड कहता है। शीहो समझ जाती है कि क्या चल रहा है, एक अनप्लेजेंट साउंड जो उसके कानों को छेद देती है। शीहो सोचती है ऐसी आवाज किससे आ रही है। शीहो बैठी होती है और रायू की बातें सुनती है, जो किसी को कह रहा होता है कि शीहो अकेला रहना पसंद करती है, लेकिन अगर उसे फिक्र है तो वो उससे बात कर सकता है। शीहो सोचती है कि रायू किससे बात कर रहा है। दोबारा रायू किसी को कह रहा होता है कि वो अकेला रहना पसंद करती है, और शीहो दोबारा सोचती है कि वो किससे बात कर रहा है। और इसी तरह शीहो धीरे धीरे रायू की वजह से आई अंडरस्टैंड का मतलब भूल गई। नेक्स्ट ईयर शीहो दोबारा रायू के साथ सेम क्लास में आ जाती है। वो कहती है कि उसे दोबारा वही आवाज सुननी पड़ेगी। तभी वो कुतारू को देखती है जो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा होता है। और फिर शीहो और कुतारू मिलते हैं और शीहो उसे फ्रेंड बनने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है कैंप पर, जहां शीहो कुतारू को हग करके रो रही होती है। शीहो अब समझ गई है फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंड करने के लिए एफर्ट करना, क्योंकि उसके और किसी और के बीच की दूरी तब तक छोटी नहीं होती जब तक वो ट्राई न करे। और जो लोग सच में एफर्ट लगाते हैं वो केयरलेसली आई अंडरस्टैंड वर्ड का यूज नहीं करते हैं। कौतरू शिहो से माफी मांगता है, लेट होने के लिए, उसकी साइड न होने के लिए। कौतरू कहता है कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फीलिंग्स वर्ड्स नहीं है, वे बह जाते हैं, रिश्ते हुए दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। अजूसा ने नरमी से उसका नाम लिया और धीरे से कहा, एक फेवर चाहिए। सिंपल से ये वर्ड्स थे, पर इनके अंदर बहुत गहरी फीलिंग्स छुपी हुई थीं। शांत आसमान के नीचे रायू की वॉइस रिग्रेट से भरी हुई थी। शीहो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, वो हमेशा उसके साइड रहा, उसने हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? रियू के बगल में दोनों लड़कियां उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती हैं। अजूसा आती है और कहती है कि उसकी बातों का कोई मतलब नहीं बनता, चाइल्डहुड फ्रेंड होना मैटर नहीं करता। रियू गुस्से से पूछता है कि ये कैसे मैटर नहीं करता। अजूसा बताती है कि कितने समय से वो उसे जानता है या कितने समय से वे साथ में हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। प्यार इसके बारे में नहीं है कि वो उसे कितने समय से जानता है, बल्कि वो अगले पर्सन के अंदर देखना, उसके शब्दों को समझना, उसके दिल को समझना है। रियू कहता है कि उसने शीहो के दिल को समझा था, लेकिन अजूसा उसकी बात काटते हुए कहती है कि उसने कभी ऐसा नहीं किया। उसने कभी शीहो की फीलिंग्स को समझा ही नहीं, इसी वजह से उसका कन्फेशन खराब हो गया। उसने उसे डराया और रुला दिया। अजूसा रियू को अपनी आंखें खोलने के लिए कहती है, उसे इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कहती है, आगे बढ़ने के लिए कहती है। अजूसा आगे कहती है कि वो अकेला नहीं है जो हर्ट हुआ है। किरारी और युजुकी अजूसा को देख रहे होते हैं। फिर अजूसा और शीहो एक दूसरे को देखते हैं। शीहो आगे बढ़ती है और रायू का नाम लेती है।
और कहती है कि उसने उसके कन्फेशन को सुना था और वो उसकी फीलिंग्स को समझती है, लेकिन उसे ये सुनना चाहिए। बचपन से ही उसे कई लोगों से प्यार मिला था, लेकिन वो कभी उनके लिए ग्रेटफुल नहीं रहा, जिसने उसे निराश किया। क्योंकि अगर वो उसे प्यार करने लगी तो वो चाहती है कि वो अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली फेस करे। असली प्यार के लिए यही चाहिए। काउतारू और रयू उसे हैरानी से देखते हैं। वो आगे अपना ऑनेस्ट आंसर देती है। शीहो को अजूसा की बातें याद आती है, जहां उसने उससे रिक्वेस्ट की थी कि रायू को ये सारी बातें समझ में आए। शीहो कहती है कि वो उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नैरेटर बताता है यही वो समय था जब शीहो को रियलाइज हुआ कि रायू और अजूसा का लव पूरी तरह से अलग है। वो हमेशा शीहो के पास रहा और उसे प्रोटेक्ट किया, लेकिन रायू का प्यार एक मिसगाइडेड अफेक्शन था, एक पुअर सिकली चाइल्डहुड फ्रेंड के प्रति जिसे कोई नहीं समझता। रायू का प्यार बस एक सिंपैथी थी, लेकिन इसके ऑपोजिट अजूसा ने उसके बिग ब्रदर वाले रूप को पसंद नहीं किया, बल्कि असली रायू, जो ऑकवर्ड और अनकूल था। यहां तक कि उसने उसके साथ अपने फ्यूचर को साथ में भी इमेजिन कर लिया था। इसीलिए शीहो ऐसा जवाब दे रही है। नैरेटर कहता है कि इसी वजह से शीहो उसे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए आई है। शीहो होप करती है कि अब उसे प्यार का मतलब समझ में आ जाए। नैरेटर कंटिन्यू करता है ताकि वो आगे बढ़ सके। एक लड़की की कहानी जिसे साइड कर दिया गया साइड हीरोइन की तरह। कुछ देर बाद चीजें शांत हो गईं और शीहो कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था चीजें ऐसी हो जाएगी। कौतारू जेंटली कहता है उसने अच्छा किया और उसके लिए चीजें मुश्किल होंगी। शीहो कहती है कि वो सबके सामने रोने लगी, वो एम्बैरेसिंग था। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि शायद इससे अजूसा को अच्छा फील हुआ होगा। कूतारू भी इसे अग्री करता है। शीहो घबराते हुए कहती है कि वो बहुत ज्यादा रोई, जिसकी वजह से उसकी आंखें जलने लगीं। वो काउतारू से पूछती है कि क्या वो अगली दिख रही है। उसकी नाक लाल हो गई। वो सोचती है कि क्या आरायू ने उसे इस तरह देख लिया। कूतारू कहता है वो अगली नहीं है। वो उसके पास जाता है और कहता है वो हमेशा से क्यूट दिखती है। ये वर्ड सुनकर शीहो ब्लश करने लगी। ये जवाब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। कोतारू कहता है उसका फेस रेड हो गया है। शीहो ब्लश करते हुए उसे टाल देती है। वो शांत होकर कहती है जिस समय रायू ने उसे कन्फेस किया था उस समय उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था। हर कोई उसे घूर रहा था, जिससे वो डर गई थी और वहां काफी सारी नॉइज थी। जब उसने अपने कानों को कवर किया तब भी वो उसे सुन पा रही थी। वो बहुत डर चुकी थी। लेकिन फिर कुतरू आया। उसने कहा सब ठीक है और एक हीरो की तरह उसकी मदद की। वो मुस्कुराकर कहती है उसके लिए कुतरू ही प्रोटेगोनिस्ट है और वो खुश है उससे मिलकर। कुतरू के लिए थैंक्स काफी ज्यादा है। वो उसे थैंक्स करने से मना करता है क्योंकि ये उसके लिए अनकूल है। उसे स्ट्रांग होना है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। इसके आगे वो कुछ कह सकता, शीहो अपनी अंगुली उसके मुंह पर रख देती है। उसे आगे कुछ बोलने से रोक देती है। वो कहती है कि सिर्फ उसकी फीलिंग्स का जवाब देने के लिए ऐसी बातें ना बोले। वो जैसा भी है वो उसे पसंद करती है, चाहे वो वीक और अनकूल हो। वो काइंड है, इसलिए वो दूसरों की फीलिंग्स की कदर करता है, लेकिन वो अपने बारे में भूल जाता है। क्या कोई ऐसी स्थिति में सच में किसी को पसंद कर सकता है? वो इंतजार करेगी, इसलिए नहीं कि वो उसकी फीलिंग्स का जवाब दे, बल्कि जब उसकी सच्ची फीलिंग्स तैयार हो बाहर आने के लिए। खौतारू उसे थैंक्स करता है। शीहो खुशी के साथ आसमान को देखने के लिए कहती है। उसने पहले नोटिस नहीं किया क्योंकि पहले काफी बादल थे, लेकिन चांद आज काफी प्रिटी दिख रहा है। वो शर्मा कर कहती है ये बहुत रोमांटिक है। काउतारू खड़ा होता है, उससे अग्री करता है और कहता है द मून इज ब्यूटिफुल। वो आगे कहता है किसी दिन वो उसे अपने शब्दों में बताएगा, अपनी सारी फीलिंग्स और ग्रेटिट्यूड। अगर ये उसकी पूरी जिंदगी भी ले ले, वो उसे अपनी फीलिंग्स दिखाता रहेगा। इसके काफी समय के बाद एक घर दिखाया जाता है जिसमें शीहो वेडिंग ड्रेस पहने हुए है। अजूसा अंदर आती है और उसकी तारीफ करती है, वो बहुत सुंदर दिख रही है। शीहो इसके लिए उसे थैंक्स करती है। अजूसा कहती है अच्छे कपड़े विमेन को सुंदर दिखाते हैं और शीहो इससे अग्री करती है। अजूसा पूछती है कि वो क्या देख रही है। शीहो बताती है कि वो एल्बम देख रही है, पुराने दिनों को याद कर रही है जहां वो और कुतरू एक साथ समय बिताते थे। कोई डोर नॉक करता है और कहता है समय आ चुका है। अजूसा कहती है कि वो आगे सेरेमोनी हॉल की ओर जा रही है। अजूसा हंसते हुए नर्वस न होने और इवेंट को खराब न करने के लिए कहती है, अपने ड्रेस पर पैर रखने से संभलने के लिए कहती है। शीहो मुंह फुलाकर कहती है कि अपने बिग सिस्टर को टीज न करे। शीहो कुतारू को जल्द से जल्द देखना चाहती है। चर्च में कोई कहता है कि हमें चलना चाहिए। पियानो की आवाज पूरे चर्च को भर देती है। कुतारू गेट की ओर घूर रहा होता है। शीहो अपने डैड का हाथ पकड़े हुए हॉल में एंटर करती है। वो मुस्कुराते हुए सबके बीच से होकर जा रही थी। कोतरू बड़ी स्माइल के साथ उसे देखता है। शीहो अपने डैड को हर समय प्यार देने के लिए थैंक्स करती है। वो उन्हें थैंक्स करती है उसकी मॉम से शादी करने के लिए और उसे इस दुनिया में लाने के लिए। वो खुद को दुनिया का सबसे लकीएस्ट पर्सन समझती है। वो अपने मॉम डैड की तरह बनने वाली है, किसी ऐसे के साथ जिसकी वो खुद से ज्यादा कदर करती है। बिल्कुल उसके मॉम डैड की तरह वो हैप्पीनेस खोजने जा रही है। उसके डैड सॉफ्ट टोन में उसे जाने के लिए कहते हैं।
वो कहते हैं कि आंसुओं की वजह से वो उसे नहीं देख पाएंगे। अब से वो उसे अपने कदमों पर चलने के लिए कहते हैं, उसके साथ जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। वो उसकी वेडिंग के लिए कंग्रेट्स करते हैं। शिहो तेजी से आगे बढ़ने लगती है और ये देखकर कुतारू हैरान हो जाता है। नैरेटर पूछता है, अगर ये दुनिया एक स्टोरी होती तो प्रोटैगनिस्ट कौन होता? शिहो दौड़ने लगती है। ये एक हरेम रोम कॉम है जहां हीरो इतना ओवरपावर्ड है कि कहानी को एक साइड कैरेक्टर टाइप बेकार सा लड़का नैरेट करता है। अजूसा घबरा जाती है क्योंकि शिहो के हाथ और पैर एक साथ मूव कर रहे हैं। ये तब तक ऐसा ही दिखता था जब तक वो दिन नहीं आया शिहो के पैर उसके कपड़े में फंस गए। लेकिन ये स्टोरी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो खुद को मॉब कैरेक्टर कहता था, और एक लड़की जिसे वो मेन हीरोइन समझता था अब अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। एक हैप्पी एंडिंग जिसे मॉब बॉय ने कभी नहीं प्रिडिक्ट किया था। हावेवर अब से वो दोनों जिंदगी के रास्ते पर बिना किसी स्क्रिप्ट के चलेंगे। क्या वे एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं और एक दूसरे को संजो सकते हैं? ये एक ऐसी कहानी है जो उनकी यादों में बसती है। इसी के साथ ये मांगा यहीं पर खत्म होती है। ऑथर ने खुद कह दिया है कि आगे कोई चैप्टर नहीं आएंगे। ये स्टोरी तुम्हें कैसी लगी? अपना ओपिनियन कमेंट में देना। स्टोरी में टाइम स्किप बहुत था और अजूसा, युजुकी और किरारी की बैक स्टोरी नहीं बताई गई कि कैसे वो लोग अरायू से मिले। कुतरू के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं बताया गया और एंडिंग काफी अनएक्सपेक्टेड थी। इन शॉर्ट काफी चीजों को नहीं बताया गया। वेल मंगा के एंड में बताया गया था कि उन्होंने वेब नॉवल से सिर्फ 60 चैप्टर्स कवर किए हैं और स्टोरी इससे आगे भी है। वेब नॉवल में 600 चैप्टर है। मैं वेब नॉवल को एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि वो एक बुक की तरह है, बिना विजुअल्स के, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें देखने के लिए कुछ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ना होगा, जो कि मुझे बोरिंग लगती है। अब बात कर लेते हैं इस मैंगा के बारे में। इसकी चैप्टर मंथली आती है, तो इस मंथ में तो ये नहीं आने वाला, और अगर आ गया तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा। और तुम लोगों का शुक्रिया 1K करवाने के लिए। शिहो की तरफ से तुम लोगों को गिली पुच्छी। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।